ओके। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का थर्ड क्लास करते हैं। इससे पहले जो फर्स्ट टू क्लासेस में जो भी हम लोग कवर किए हाउस प्रॉपर्टी का, उस पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट किए थे सर, कौन सा इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। इसके लिए सेक्शन चार्जिंग सेक्शन होता है। सेक्शन जैसे कि 22 यहाँ पे है। तो हर ईच एंड एवरी 5 हेड्स ऑफ इनकम में एक चार्जिंग सेक्शन है, वो बताएगा तुमको, इट विल गाइड यू कि कौन सा इनकम कौन सा हेड्स में आएगा। जैसे कि यहाँ पे बताता है कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम में वही इनकम आएगा अगर वो इनकम जहां से भी हो रहा है, सामने वाला प्रॉपर्टी एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग मतलब इट कैन बी कोई लैंड होने से नहीं चलेगा, इट शुड बी अ बिल्डिंग। फ्लैट हो सकता है, रेंट डाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी अ लैंड, ठीक है। दूसरा क्या है, तुम्हारा एसएससी जो है जिसका हम लोग इनकम कैलकुलेट करें, वो ओनर होना चाहिए। और तीसरा, वो एसएससी क्या कर रहा होगा, इस प्रॉपर्टी को अपना ही बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहा होगा, राइट। तो इसके बेस्ड ऑन दैट कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस किए थे। उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि भाई तुम लेट आउट कर दो। लेट आउट करने के बाद जो टेनेंट वो उसको लेके सामने वाला क्या यूज कर रहा है, कमर्शियल पर्पस यूज कर रहा है कि रेसिडेंशियल पर्पस, उसको लुकआउट तुम्हारा नहीं है। बस व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि तुम लेट आउट किया प्रॉपर्टी को, तो वहां से जो भी इनकम हो रहा है तुम्हारा हाउस होल्डिंग इनकम में जाएगा। लेट आउट कैन बी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, लेट आउट कैन बी फॉर कमर्शियल बिल्डिंग पर्पस। इवन तुम्हारा अगर इंडिया का बाहर भी कोई प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो वो भी इनकम तुम्हारा हाउस होल्डिंग इनकम में आएगा, अगर तुम इंडिया का रेसिडेंट हो तो, ठीक है। तीसरा हम लोग देखे थे, यहाँ पे हम लोग एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट फॉलो करते हैं, राइट। ओके, उसके बाद एक फॉर्मेट था कि सर हम लोग कैसे इनकम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको हम बोलते थे जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या था, डिटेल में किए थे सर। एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिच एवर इज हायर। तो सर व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट, तीन चीज को हम लोग देख रहे थे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेट। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में से हम लोग क्या करे थे, व्हिच एवर इज हायर चेक करे थे, राइट। अब उसको हम लोग कंपेयर करे थे किसके साथ ना सर, स्टैंडर्ड रेंज के साथ। अब व्हिचएवर इज लोअर, तो किसी भी तरीके से एक्सपेक्टेड रेंज जो है ना तुम्हारा स्टैंडर्ड रेंज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखे थे, ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल था, तो ये रहा तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद हम लोग माइनस क्या कहते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पेड। अगर आउटस्टैंडिंग है तो तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, पेड है तो ही मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है सर, पिछला साल का ड्यू था इस साल पेमेंट की, तो वो भी डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे पेमेंट बेसिस से मिलता है, ओके। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, नेट एनुअल वैल्यू एनएवी आ जाएगा। उसके बाद डिडक्शंस मिलता था दो, सेक्शन 24 सबसेक्शन ए, जो कि ना जो एनएवी कैलकुलेट हुआ उसका 30% मिल रहा था, राइट। नेक्स्ट तुमको इंटरेस्ट ऑन लोन, तुम अगर सपोज हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए यू हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक, तो बैंक से जो लोन का ऊपर जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, चाहे पे करे या ना करे, जो इवन अक्रूवल बेस से मिलता है, वो पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं, जितना तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है पूरा तुमको मिलेगा। अगर तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड है, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है ये घर बनाने के बाद हम खुद वहां पे रह रहे हैं, इसका कोई इनकम नहीं है, तो इन दैट केस मैक्सिमम लिमिट तुम्हारा 2 लाख है, ठीक है। दिस इज हाउ हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आप बहुत सारा सिनेरियो था, 4 सिनेरियो। एक था सर, अगर ये अज्यूम कर तुम्हारा प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर है, तो क्या होगा, सिंपल तरीके से एक सम सा देखे थे। दूसरा पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट देखे थे। ये जो पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट होता है, ये क्या था तुम्हारा कि मतलब तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है कुछ साल लेट आउट था, कुछ दिन लेट आउट था, कुछ दिन वैकेंट था वहां पे, ठीक है। वहां पे फिर हम लोग देखे थे सर, वैकेंसी का वजह से अगर तुम्हारा रेंट कम हो रहा है तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट, वो भी हम लोग डिस्कस किए थे। पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल, मतलब एक ही प्रॉपर्टी है, सपोज ग्राउंड फ्लोर लेट आउट है तो फर्स्ट फ्लोर तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड है, 2 रूम है, एक रूम लेट आउट है, दूसरा रूम सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो उस केस में कैसे होगा, लास्ट में तो सेल्फ होगा। 4 कैटेगरी का सम्स आ सकता है तुम्हारे पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। और एक अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट क्या था पता होगा, अनरियलाइज रेंट देने से क्या कर रहे थे हम लोग, जो कंपैरिजन कर रहे थे वहां पे पहले माइनस करके कंपेयर हम लोग कर रहे थे एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। कैटेगरी 2 जो था पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट, यहाँ पे क्या था, हमको देखना है ऐसा नॉर्मल रूल्स क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर, ठीक है, ये था। बट सर अगर आपका क्वेश्चन में ऐसा रहा कि वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है, मतलब मेरा 12 महीना पूरा मेरा जो हाउस प्रॉपर्टी था 12 मंथ्स लेट आउट नहीं था, कुछ महीना वैकेंट था, सपोज 2 महीना, सपोज 3 महीना, एंड बिकॉज ऑफ दैट वैकेंसी जो है ना, मेरा एक्चुअल रेंट क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट से कम दिया रहा है। तो सर जब मेरा एक्चुअल इनकम हुआ ही नहीं है, तो हम एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा क्यों, मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्यादा क्यों दिखाए, बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रूल्स का हायर, ये या फिर ये विच एवर इज हायर। बट यहाँ पे वैकेंसी पीरियड, तब तुमको बोला कि एक्सेप्शनल रूल्स क्या है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड है तो तुम एक काम करो, कंपेयर करो, वैकेंसी पीरियड अगर नहीं होता
तो तुम्हारा क्या होता, रेंट एक्चुअल रेंट ज्यादा होता, यस ज्यादा होता। अब जैसे तुम वैकेंसी पीरियड का जितना महीना वैकेंट था उसका तुम रेंट माइनस किया, तो देखा जा रहा है कि सर मेरा एक्चुअल रेंट कम हो जा रहा है। कम होने का रीजन क्या है, वैकेंसी पीरियड। इन दैट केस जो एक्चुअल रेंट है उसी को हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट। ये था। अदरवाइज नॉर्मल रूल्स क्या है, ये देखो अगर देखा गया कि एक्चुअल रेंट जो है पहले कम था एंड वैकेंसी पीरियड माइनस करने के बाद भी कम है, ये तो नॉर्मल रूल्स में जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कम होने का रीजन वैकेंसी पीरियड नहीं। जहां पे तुम्हारा ये जो एक्चुअल रेंट रिसीव कम होने का रीजन वैकेंसी पीरियड है, वहां पे एक्चुअल रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। नॉर्मल रूल्स जो होता है, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर, ये फॉलो नहीं होगा, राइट। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 था, देखो यहाँ पे 100 है, पहले 48 मतलब ऑलरेडी हम मेरा जो एक्चुअल रेंट है एक्सपेक्टेड रेंट से कम थी है, तो वहां पे नॉर्मल यूज फॉलो होगा, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट व्हिचएवर इज हायर। वो भी कौन सा, ये 4 माइनस करने के बाद 44, इन दोनों में कंपेयर करेंगे हम। बट इन सिनारियो में क्या था, माइनस करने से पहले ज्यादा था, जैसे हम वैकेंसी पीरियड माइनस के तब जाके कम हो रहा है। ये कम होने का पीछे रीजन क्या है, वैकेंसी पीरियड, तब जाके नॉर्मल रूल्स ने एक्सेप्शनल रूल्स उल्टा वाला इस एक्चुअल रेंट को ही हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। अगर ऐसा है कि सर कि ऑलरेडी वैकेंसी पीरियड को छोड़ भी देते हैं तो पहले ही कम था, अब तो ऐसे ही कम है, तो यहाँ पे नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा, व्हिचएवर इज हायर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो, where the property is let out and it was vacant during the whole or part of the previous year and owing to such vacancy, उस वैकेंसी का वजह से इसमें फोकस करने बोले थे, the actual rent is कमती है, कम एक्सपेक्टेड रेंट, देन एक्चुअल रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग मानेंगे, राइट। यहाँ पे हम लिखा है भी थे, शॉर्टकट पूरा था, इसको नोट्स भी शेयर कर दिए तुम लोग के साथ। अब नाउ था कि पार्टली वैकेंट पार्टली लेट आउट है बट सर अनरियलाइज रेंट भी है, तो क्या कर रहे थे, अभी जो कंपेयर कर रहे थे हम अनरियलाइज रेंट को माइनस करने के बाद कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करके चेक करेंगे, बट वैकेंसी नहीं, वैकेंसी से पहले अनरियलाइज रेंट को माइनस कर दिया, अब कंपेयर करेंगे सर एक्चुअल रेंट ज्यादा आ रहा ना कम की आ रहा, बिफोर वैकेंसी अगर पहले ज्यादा आ रहा था एंड वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस करने के बाद कमती आ रहा, तो एक्चुअल रेंट को ही हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे। अगर ऐसा हुआ कि सर पहले भी कम है अभी भी कम है, तो नॉर्मल उसमें जाकर व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। ये सब डिटेल में हम लोग किए थे। उसके बाद हम लोग कैटेगरी 3 में डिस्कस किए थे सर, प्रॉपर्टी लेट आउट है एंड पार्टली, प्रॉपर्टी जो है पार्टली लेट आउट है एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। यहाँ पे क्या दो कैटेगरी का था, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी का तुम्हारा पास था, ये क्या था तुम्हारे कि सर पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। ये कौन सा वाला था, सपोज तुम्हारा पास एक दो तल्ला घर है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तो हो सकता है ग्राउंड फ्लोर हम क्या कि भाड़ा पे दे के रखें एंड फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं। अब घर तो एक ही है, तुम्हारा पास जो म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट तुम कैलकुलेट करो, डेटा तो एक ही है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स में क्या बोलता है, अगर एक घर है एंड ये घर अगर कुछ दिन के लिए, सॉरी हम उल्टा बोल रहे हैं, ये जो है तुम्हारा पार्टली लेट आउट ये जो है ना तुम्हारा, ये पीरियड वाइज है, दिस इज योर पीरियड वाइज। एक ही घर है, सपोज ग्राउंड फ्लोर एक ही घर है मेरे, या फिर एक ही रूम है, ठीक है। उसको हम 9 मंथ्स के लिए लेट आउट किए थे एंड 3 मंथ्स के लिए खुद रह रहे, दिस इज कॉल्ड पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड। पीरियड वाइज मतलब प्रॉपर्टी एक ही है, उस प्रॉपर्टी में कुछ दिन तुम लेट आउट किया तो कुछ दिन तुम सेल्फ ऑक्युपाइड था, इन दैट केस सर हम कैसे कैलकुलेट कर, क्या दो अलग अलग घर है, घर तो एक ही है, तो इसलिए इनकम टैक्स बोलता है कि तुम ये मान के चलो कि एज इट ये प्रॉपर्टी लेट आउट ही था, तो पूरा सम्स लेट आउट जिस तरह से हम लोग करते हैं सम्स लेट आउट की तरह ही करना है, सिर्फ एंड सिर्फ कहाँ पे चेंजेस होगा सर, ये जो एक्चुअल रेंट है वो 12 महीने का नहीं होगा, जितना लेट आउट पीरियड है उतना का ही होगा, बस यही डिफरेंसेस था। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए 6 मंथ्स लेट आउट था, तो पूरा सम नॉर्मल करेंगे जिस तरह से करने का है, सिर्फ जब एक्चुअल रेंट पे हम लोग आए थे, ठीक है, वहां पे 6 मंथ्स का कंसिडर करना है, राइट। दूसरा सिनेरियो क्या था तुम्हारा, एरिया वाइज, एरिया जो अभी बता रहे थे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, या फिर दो रूम है, फर्स्ट एक रूम सेकंड रूम, तो एरिया वाइज यहाँ पे सपोज 50% हम लेट आउट कर दिए भाड़ा पे दे दिए, 50% हम खुद रहते, तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रॉपर्टी हो गया, एक हो गया तुम्हारा लेट आउट प्रॉपर्टी, एक हो गया सेल्फ, तो यहाँ पे दो इनकम कैलकुलेट करेगा, एक तुम्हारा लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करने पड़ेगा, दूसरा तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड वाला का इनकम कैलकुलेट करने पड़ेगा, दो, एक लेट आउट का, एक लेट आउट का एंड दूसरा सेल्फ ऑक्युपाइड का, ये दो अलग अलग इनकम कैलकुलेट करने पड़ेगा। अब प्रॉब्लम आ रहा है सर, यहाँ पे डेटा तो एक ही है म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, तो इसको क्या करना है प्रोपोर्शनेटली, अगर सपोज फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर था तो हाफ हाफ हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अगर 2/3 1/3 था उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट होगा, तो जैसे सम्स हम लोग लेट आउट होगा तो उसी करेंगे, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करते हैं उसके लिए जो म्यूनिसिपल वैल्यू चाहिए फेयर रेंट चाहिए स्टैंडर्ड रेंट चाहिए क्या होगा, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा उसी रेशियो में एरिया वाइज, ठीक है। यहाँ हाफ था बोल के हाफ ऑफ हो रहा है,
अगर दूसरा प्रोपोर्शन रहता 3/4 1/4 तो यहाँ 3/4 से होता। बाकी सब सेम है, एनुअल रेंट अनरियलाइज रेंट जैसे करने का वैसे ही करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या होता है, हम खुद रहते हैं, तो अगर हम कोई प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं वहां पे तो कोई इनकम है ही नहीं, इनकम नहीं है तो क्या होगा, एनए भी नहीं होगा, राइट। तो वहां पे ये डेटा मेरा इरिलेवेंट हो जाता है, राइट। तो सेल्फ ऑक्युपाइड का हमेशा तुम्हारा एनए भी नहीं होगा, बिकॉज हम खुद रह रहे हैं भाई, वहाँ इनकम थोड़ी है। बट तुमको एक चीज का डिडक्शन मिलेगा, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन का। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सम टाइम पे जो घर परचेस करते हैं अपने रहने के लिए, हम लोग लोन लेके परचेस करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है, तो मेरा इनकम को क्या करता है, नेगेटिव कर देता है। और ये जो नेगेटिव इनकम है, मेरा जो पॉजिटिव इनकम आ रहा होगा अदर हेड में, टीजीबीपी हो, सैलरी हो, कैपिटल गेन हो, वहां पे साथ मेरा सेटअप हो जाता है, इन टोटलिटी मेरा इनकम कम हो जाता है, तो टैक्स कम पे करने पड़ेगा। इसीलिए कोई जो लोग हायर टैक्स पेयर होता है, जिसका इनकम ज्यादा है, टैक्स लायबिलिटी अगर कम करना है, वो लोग एज अ टैक्स प्लानिंग, वो लोग पैसा रहते हुए in spite of having the sufficient money they go for the banking loan, बैंक से लोन लेता है, सो दैट उसका जो इंटरेस्ट का जो बेनिफिट उसको मिल जाए, इससे 30% टैक्स बचेगा। ठीक है, लास्ट 2 क्लास में हम लोग यहाँ तक कवर किए थे डिटेल में, यूट्यूब में वीडियो अपलोड भी किया हुआ, कोई अगर क्लास मिस किया हुआ तो देख लेना। आज हम लोग थर्ड क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 3। ठीक है, फ्रेश यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वो ये पोर्शन को हम डेंजर बोल के मार्क करके रखें, एक्चुअली में डेंजर नहीं है, बस तुम कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा पढ़ना है। प्रैक्टिकल सिनेरियो है, अगर हम लेते हैं, सपोज एक घर है, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, आई बस ये बिल्डिंग हमको बनाना है। ठीक है, ये बिल्डिंग बनाना है। अब बताओ बिल्डिंग क्या 1 साल में बन जाएगा, नहीं ना। पहले हम लोन लेंगे, सपोज हम लोन लिया, लोन टेकन कब लिए थे, ऑन 1/5 सपोज 2021 को लोन लिए थे। अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, 1 साल में तो कंप्लीट नहीं हुआ हुआ मेरा कंस्ट्रक्शन। कंप्लीट कब हुआ, सपोज अभी 31 जुलाई, ये हम 22-23 का, ये हम जो कर रहे हैं अभी 22-23 का कर रहे हैं हम लोग, तो 31 जुलाई 2000 या 31 मार्च 2023 में कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ पे लोन लिए, यहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन आता है सर, जब तक मेरा घर बनता नहीं है, अब तुम बोलोगे सर ये जो 1/5/2021 से लेकर 1 मार्च तक का तो इंटरेस्ट आप पे किए होंगे बैंक को, उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन तो आपको उस टाइम मिला नहीं होगा, बिकॉज आपका तो घर ही रेडी नहीं है। कंडीशन क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस रेडी तभी आएगा जब आप ओनर बनोगे। तो घर तो मेरा बना, अभी ओनरशिप तो मेरा पास आ जाया, या फ्लैट परचेस का एग्रीमेंट कंप्लीट होके मेरा पास आ जाए, तो इससे पहले इस पीरियड का इंटरेस्ट तब क्या होगा सर, राइट। एक क्वेश्चन आता है ना दिमाग में। तो सर लोन लेने के बाद एंड कंस्ट्रक्शन जो मेरा कंप्लीट हो, उस पीरियड का बीच का इंटरेस्ट का क्या होगा, बिकॉज ओनर, बिकॉज इसके बाद तुम ओनर बनी, इसके बाद आई बिकम द ओनर, तो अब जाके मेरा हाउस होल्ड इनकम कैलकुलेट करेंगे, अब जाके हम सब बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो सर ये जो प्री कंस्ट्रक्शन, दिस इज कॉल्ड, सर कंस्ट्रक्शन का पहले का प्री कंस्ट्रक्शन, जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है सर, उसका कैसे डिडक्शन मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका लेके पॉइंट है। ठीक है, फिर इस साल में तुमको क्या है, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का मिलेगा। इस साल तो कंप्लीट ही हो गया। तो क्वेश्चन है सर, ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट है, या फिर एक भी तो हो सकता है ये 2000 हम 2019 में लोन लिए होंगे, 4 साल लगा घर बनाने में। तो सर ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, इसको कैसे हमको बेनिफिट मिलेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसके लेके यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखो जब भी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट का डिडक्शन तो मिलता है। तो करंट ईयर में जो तुम्हारा लोन आउटस्टैंडिंग था, उसको ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसका तो पूरा ही मिलेगा, अगर लेट आउट है तो पूरा मिल गया, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है दोनों मिला के 2 लाख, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। हाँ कि नहीं, करंट ईयर का तो मिलेगा ही, बट प्रोवाइडेड कब मिलेगा, जब तुम्हारा घर कंप्लीट हो गया, राइट। ये आफ्टर ओनरशिप के बाद हुआ होगा, ओनरशिप लेने के बाद करंट ईयर का तो पूरा मिलेगा। अब सर जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो था, ये इसको अच्छे से समझो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसका कैसे मिलेगा,
तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाला पीरियड का जो इंटरेस्ट, हम तो लोन तो बहुत 2 साल पहले 5 साल पहले लेके होंगे ना, तो सर उसका हमको बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो इनकम टैक्स बोले उसका बेनिफिट मिलेगा, एक बार में नहीं मिलेगा, तुम 5 बार में लो हर साल। जब तुम्हारा घर कंप्लीट हो गया उसके बाद से तुम 5 बार में लो, 1/5 करके, तो 5 बार में तुम्हें मिलेगा, एक बार में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 1/5 करके 5 बार मिलेगा। तो सपोज ये तुम्हारा 1 करोड़ था, तो कितना होगा? 20 लाख, 20 लाख करके 5 बार में मिलेगा, होगी खत्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सर, हाउ कैसे का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से कहाँ तक काउंट होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कब से? वेयर लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन। तुम लोन हो सकता है कंस्ट्रक्शन के लिए बना ले रहे हैं, या फिर परचेस करने के लिए। फ्लैट रेडीमेड भी तो परचेस करते हैं हम लोग, बनवाते नहीं है। आधे रेडीमेड परचेस कर रहे होंगे या फिर हम खुद कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे। इन दैट केस इंटरेस्ट कब से? इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट व्हेन लोन इज टेकन, तब से ना बैंक तुमको इंटरेस्ट, बैंक बोलेगा कि नहीं रुको, हम तुम जब घर बन जाता तब हमको लोन पे करेगा, नो इंटरेस्ट पे करेगा, ऐसा तो नहीं है। तो जिस दिन से हम लोन लेते हैं उस दिन से लेकर कब तक? टिल द ईयर, टिल द ईयर प्रिसीडिंग द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। जैसे कि मेरा केस में कंस्ट्रक्शन कौन से ईयर में कंप्लीट हो रहा है? 31 मार्च 2023, मतलब 22-23 में कंप्लीट हो रहा है। मेरा केस में कब कंप्लीट हो रहा है? 2022-23 है ना। तो बोला प्री कंस्ट्रक्शन लोन कब लिए थे हम? फर्स्ट में दो, इसको करते 2020, ठीक है, इसको भी करते 2020 फर्स्ट में। फर्स्ट में 2000 सपोज 20 को लिए थे। तो यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा? डेट ऑफ लोन से स्टार्ट होगा। कब तक? बोला बोला जिस साल तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, किस साल? 22-23, उसका ठीक पिछला साल। कौन सा पिछला साल? मतलब 21-22। उसका कौन सा लास्ट डेट? मतलब 31 मार्च 2022। मतलब ये रहा मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट ना। 22-23 से मेरा कंप्लीट हुआ, 22-23 का तो पूरा ही मिल जाएगा आपको, करंट ईयर इंटरेस्ट बोल के मिलेगा। ये जो 22-23 का जो इंटरेस्ट मिलेगा एज अ व्हाट? एज अ करंट ईयर इंटरेस्ट। तो सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा? डेट ऑफ लोन से लेके जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो उस साल नहीं, उसका पिछला साल का लास्ट डेट। ये रहा। अब सर ये जो पीरियड का इंटरेस्ट है कैसे मिलेगा? 1/5 करके मिलेगा 5 बार में। समझ में आया? तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है क्या? यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ देखो, डेट ऑफ लोन से लेकर कहाँ तक? जिस साल तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो जिस साल मतलब अगर हम 22-23 में मानते हैं या फिर 23-24 का तुम थामो, तो 23-24 में तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो लास्ट ईयर क्या होगा? 22-23 का लास्ट डेट। तो ईयर प्रीसीडिंग द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन कंप्लीट इज टोटल एंड अलाउड एज 1/5/5 सक्सेसिव ईयर। 5 बार में देगा। कब से मिलेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन व्हिच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। अगर मेरा 23-24 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, इस साल का तो इनकम कैलकुलेट करेंगे, हम तो ओनर बन जाएंगे, तो उस साल से डिडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस साल करेंट ईयर का तो मिलेगा ही, प्लस पिछला साल का जो हम इंटरेस्ट तो बैंक को पे कर दिए थे बट हम बेनिफिट नहीं लिए थे, उसका 1/5 मिलेगा। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। इसका एकदम लॉजिक सेम है सर। आप बोले कि इस एक साल का इस साल मिलेगा, तो सर पिछला जो 2 साल 3 साल जब तक मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसका क्या होगा? उसका ही मिलेगा, 1/5 करके मिलेगा। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उस साल से स्टार्ट होगा। तो ईयर कब से कब काउंट करें? डेट ऑफ लोन से लेके कब तक? जिस साल मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो उसका पिछला साल का लास्ट डेट। यहाँ लिखा हुआ था वर्ड प्रीसीडिंग द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। जिस साल कंप्लीट हुआ, सपोज 23-24 से कंप्लीट हुआ, तो 22-23 का लास्ट डेट। अगर 22-23 में कंप्लीट हो रहा है तो 22-23 का पिछला साल। बेसिकली तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया करंट ईयर का सम्स देगा, तो करंट ईयर तुम कैलकुलेट करके इनकम तो पिछला साल का लास्ट डेट। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि सपोज लोन लिए थे हम 1 अप्रैल 2018 को, 2018 को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना का? 10 लाख का लोन लिए थे। एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 1 जुलाई 2021 है, हम इसको कर देते 2022। सपोज 22 को कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको हम चेंज कर देते कलर डिफरेंट करके। ये क्या है? 1 जुलाई 2018। ठीक है, अब यहाँ पे हम, तुम लोग एग्जाम में 22-23 का हिसाब से आएगा, तो हम यहाँ पे हम कर देते 1 जुलाई 2022। ठीक है, 1 जुलाई 2022। न्यू बुक में देखो 23 होगा। ओपन करो पेज नंबर ये, डेट सेंड कर दोगे ना, ओके।
2022, ठीक है, 1 जुलाई 2022, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द इंटरेस्ट अलाउबल, तो बताओ अब क्या होगा। इसका मतलब सर हमको सबसे पहले काउंट करने का पड़ेगा क्या सर, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा है, बताओ कहाँ से होगा, डेट ऑफ लोन कब है, 1 जुलाई 2018, राइट, से लेकर जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ये 22-23 है ना, 22-23 में फॉल करता है ये। तो 22-23 का पिछला साल मतलब क्या, 21-22, तो 21-22 का लास्ट डेट मतलब क्या, 31 मार्च 2022, 21-22 का लास्ट डेट 31 मार्च 2022 होगा ना। तो कितना मंथ होता है 18 से लेकर 22, ये कुछ ये चेंज हो जाएगा, ये मंथ जो है चेंज हो जाएगा, पहले 33 था 21 था, बीच काउंट गैप काउंट के लिए कितना मंथ होता है, इतना मंथ हो रहा है मेरा बेसिकली, ठीक है। अब नाउ अब तुम क्या कर रहे हो, तुम 22-23 में इनकम कैलकुलेट करोगे, तो कौन कौन सा डिडक्शन मिलेगा सर, करंट ईयर का जो इंटरेस्ट हो तो मिलेगा 10 लाख का 12%, ठीक है, 10 लाख, सॉरी कहाँ गई 12, 10 लाख का 12% है क्या करंट ईयर का इंटरेस्ट, ये तो मिलेगा ही, प्लस आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 10 लाख इंटू 12% एक साल का होता है, डिवाइड बाय 12 तो एक महीना का, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, एन कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ मंथ्स कितना था निकाल लेना डिफरेंस। तो जो जो भी अमाउंट आएगा, ये अमाउंट 3,33,000 नहीं होगा, आप चेंज हो जाएगा तुम्हारा, बिकॉज पहले 33 था अभी चेंज हो जाएगा, तो इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देना, तो ये तुम्हारा करंट ईयर में ये भी चेंज हो जाएगा फिगर, दिस प्लस दिस मिलके ये तुमको डिडक्शन मिलेगा। अगर अगेन अगला साल क्या होगा, करंट ईयर का जो मिलेगा वो तो मिलेगा, प्लस पिछला साल का जो था पिछला प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का उसका 1/5 वाला भी बचा हुआ, 1/5 वाला और मिलेगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, इसको एग्जाम्पल के साथ हम करते हैं यहाँ पे, सपोज यही वाला एग्जाम्पल लेके हम करते हैं, ठीक है। हम लोग कब लोन लिए थे, 1 मार्च, तो हम लोग केस में, फॉर आवर केस, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कब से कब है, 1 मई 2020 से लेकर कब तक, 31 मार्च, 22-23 का करंट ईयर का लास्ट डेट क्या होता है, 21-22, 21-22 का लास्ट डेट 31 मार्च 2022, तो कितना महीना हुआ, काउंट कर लो, मई से मई वहां पे मई है, यहाँ पे कितने, यहाँ मई से मई 21-22 12 महीना, वहां पे मई थे, मई टू मई 12 मंथ्स हुआ, मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 12 प्लस यहाँ पे 10, दैट इज 22 महीना हो रहा है, 22 मंथ्स हो रहे हैं, राइट। अब सपोज लोन का अमाउंट, सपोज लोन लिया था तुम 10 लाख, आइए मान के चलते हैं कि तो कोई रीपेमेंट नहीं किया, एक्चुअली प्रैक्टिकली में क्या तुम कुछ रीपेमेंट भी किया होगा, तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, हम इस सिंपल हिसाब से चलते हैं, लोन का 12% इंटरेस्ट का रेट है, तो कितने, एक साल का निकला, डिवाइडेड बाय 12 एक महीने का निकला, इंटू 22 मंथ्स, कैलकुलेट करने से कितना आता है, कैलकुलेटर है निकालो मेरे बैंक में, ठीक है, कितना आएगा इंटरेस्ट, आज जो भी आएगा ये कि ऐसा करके मिलेगा, 1/5 मिलेगा ओवर 5 सक्सेसिव ईयर्स। तो अब सपोज 2000 हम है, आई एम 22-23 का इनकम अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरा सर सेक्शन 2,20,000 हो रहा है, ठीक है, तो 2,20,000 को डिवाइड बाय 5 करो, 44,000 आ रहा है, तो हर महीना कितना, हर साल 44 करके मिलेगा उसको एज अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो अब 24B में करेंट ईयर का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, कितना, 12 लाख का, अज्यूमिंग कि कोई लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तो 12 लाख का 12% कितना होता है, करो एक साल का, 1,44 होना चाहिए, 12%, ठीक है, 1,44 करेंट ईयर का तो मिलेगा ही पूरा, अगर ये सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं है तो अनलिमिटेड है, सेल्फ ऑक्युपाइड में मिलेगा 2 लाख तक मिलेगा टोटल, ऐसे ही मिल जाएगा 2 लाख के अंदर, प्लस प्री कंस्ट्रक्शन वाला मिलेगा कितना, 1/5, दैट इज 2,20,000 का 1/5 दैट इज कितना, 44, तो टोटल तुमको कितना मिलेगा, 1,44 प्लस 44 ये मिलेगा ना, ये मिलेगा तुम, समझ में आया? ये तुम्हारा प्री, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में कुछ ऐसा टाइप का सम्स है तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को पहले कैलकुलेट करना है, जब सम्स करेंगे वहां पे इंटरेस्ट के साथ इसको भी कंसिडर करना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कोई डाउट है इसमें, शिवांग से तुमको आवाज आ रहा है, हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, अभी तक समझ में आया नवनीता, कोई डाउट है तो वो तो समझ में आएगा हाँ हमको, सर, ठीक है जी। ठीक है, डाउट रहने से पूछना म्यूट करके, ठीक है।
ओके, तो ये नया टॉपिक क्या था तुम्हारा? सब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अगर रहेगा तो कैसे करना है, एकदम कोई भी चीज तुम लोगों का सिलेबस है ना, प्रैक्टिकली सोचना, अपना जग अपना आप कुछ रख के सोचो कि अगर तुम्हारा साथ ऐसा हो रहा है कि तुम एज अ टैक्स कंसल्टेंट कैसे सामने वाले को गाइड करोगे, यही तो तुम गाइड करोगे, इनकम टैक्स तो यही बता रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। अब ये फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्लीशन, कोई भी इंडिविजुअल के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम तो कैलकुलेट करने पड़ेगा, राइट? सपोज तुम एक घर इससे पहले नहीं था, फर्स्ट टाइम तुम परचेज लेट आउट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर हम घर लेट आउट कर रहे हैं तो मेरा इनकम भी तो फर्स्ट टाइम कैलकुलेट होगा। फर्स्ट टाइम कोई घर परचेज के लेट आउट किए तो सर फर्स्ट ईयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। बिकॉज क्या होता है, फर्स्ट ईयर तुम 12 महीना का ओनरशिप नहीं, ओनर नहीं होता है। हो सकता है हम कब परचेज किए होंगे, सितंबर में परचेज, सपोज हम एक प्रॉपर्टी परचेज किए, इसी को कंटिन्यू करते हैं हम, ऐड करते हैं यहाँ पे पेज, ब्लैंक पेज लेते हैं ना सही यार। सपोज यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्यूटेशन। एग्जाम में ये सब सम्स ज्यादा आता है, ठीक है, ये सब टॉपिक जो है मिला के सम्स बनेगा, धीरे धीरे हम लोग कंसेप्ट कवर करेंगे तो फिर सम्स में जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्यूटेशन, अब सपोज तुम फर्स्ट टाइम फर्स्ट में 2022 को एक प्रॉपर्टी परचेस की, तो ये बिकम दी ओनर, ठीक है। अब तुम 2022-23 का इनकम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा लिए ओनरशिप पीरियड कितना है, बोलो कितना हुआ इसमें, इस साल तुम कितना दिन का ओनर थे? मई से लेके मार्च कितना होता है, अप्रैल में बात दे, तो अप्रैल ही बात जाएगा, बेसिकली 11 मंथ्स। और हम लोग को पता है इनकम टैक्स का चार्जिंग सेशन क्या बोलता है, ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट, तो 11 महीने का तुम्हारा इनकम कैलकुलेट होगा, राइट? 11 महीने का इनकम कैलकुलेट होगा। अब सर सपोज हमको कैलकुलेट करना है क्या, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट? क्या होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज क्या हायर, नॉर्मल रूल्स के हिसाब से हम जाते तो वैकेंसी टेकेंसी हायर, ठीक है। अब सर एक्सपेक्टेड रेंट में हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे सर म्यूनिसिपल वैल्यू चेक करते थे, फेयर रेंट चेक कर रहे थे, एफआर मतलब फेयर रेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट चेक कर रहे थे ना। तो तुम्हारा क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ रहेगा, ये तो 12 मंथ्स का दिया हुआ रहेगा, 12 मंथ्स का गिवन है, बट ये एक्चुअल रेंट सपोज तुम्हारा लिए कितना आया, 20,000 करके 11 कितना है, 20,000 इंटू 11 करने से 2 लाख, 2,20,000 ना क्या, 2,20,000। अब बताओ क्या ये लॉजिकल है कि तुम 11 महीना का इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो एक साल का डेटा का साथ? लॉजिकल तो है नहीं। तो इन दैट केस ये जो डेटा है ना, ये म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, अगर तुम्हारा फर्स्ट ईयर इनकम कंप्यूटेशन वाला सम से फर्स्ट टाइम ही तुम ये इनकम कैलकुलेट कर रहे हो इस प्रॉपर्टी का, तो उस साल 12 महीने का तो होगा ही नहीं, जितना महीना तुम्हारा ओनरशिप था उतना महीना का होगा ना। तो इन दैट केस इसको तुमको प्रोपोर्शनेट करने पड़ेगा, यू हैव टू प्रोपोर्शनेट इट, एकदम सिंपल इनकम टैक्स को, एकदम सिंपल प्रोपोर्शनेट इन दी रेशियो ऑफ ओनरशिप। मतलब सिंपली करने का ये जो है, ये इंटू n/12, ये 12 मंथ्स का इतना है, तो सर n मंथ का कितना, n मतलब 11 महीने का कितना, डिवाइडेड बाय 12 इंटू एन, डिवाइडेड बाय 12 इंटू एन, बस खत्म। तो हमको 11 महीने का आ जाएगा मेरा केस में, 11 महीने का अगर आ गया, अब जाके तुम कंपेयर करो, बस बाकी सब सेम है, सब कुछ सेम है। जब तुम एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करोगे तब तुम्हारा कैलकुलेशन में सोचना है कि पूरा पूरी फिगर नहीं लेना है हमको, प्रोपोर्शनेट करने के बाद तब जाके हम कैलकुलेट करेंगे। ओके शिवांशी, नवनीता, तुमको नवीन समझ में आ रहा है? हर पॉइंट में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग का रहेगा, बस उतने तुम याद रखो। उसको नहीं करेगा प्रोपोर्शनल, पूरा अमाउंट को प्रोपोर्शनेट करने के बाद हम कंपेयर करेंगे। सपोज ये था तुम्हारा कितना, 1 लाख, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख/12 इंटू 11, राइट? कितना आ जाएगा? ये था सपोज तुम्हारा 80,000, तो कितना होगा 80/12 इंटू 11, यहाँ आएगा। ये था सपोज तुम्हारा 90,000, तो 90,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 9। ये अब जाके तुम यहाँ पे नॉर्मल यूज लगाओ, इसको इसके साथ कंपेयर करो, व्हिच एवर इज हायर, अगेन मैक्सिमम दिस, ये अब नॉर्मल यूज, अगेन जो ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट आया इसको कंपेयर करो एक्चुअल रेंट के साथ, व्हिच एवर इज हायर। समझ में आया? क्लियर? यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्यूटेशन, construction of a property is completed on first
बुक के साथ साथ चलो यहाँ पे डेट चेंज कर रहे हैं तो हम लोग भी चेंज करते रहते साइन, ठीक है। ये डेट है तुम्हारा 1 जुलाई। कब होगा ये 1 जुलाई 2023 को। ये कौन सा फिनेंशियल ईयर में फॉल करता है ये 1 जुलाई 2023? बताओ। 23-24 में फॉल करते हैं ना, हाँ कि नहीं? अभी करंट ईयर 23-24 से चल रहा, तो सपोज 1 जुलाई 2023 को तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो नाउ यू बिकम दी ओनर। अब तुम इनकम कैलकुलेट करोगे फर्स्ट ईयर का, राइट? इससे पहले तो इनकम कैलकुलेट किया ही नहीं तुम, ठीक है। अब नाउ तो तुम्हारा इस साल अगर तुझसे क्वेश्चन पूछे 23-24 में तुम्हारा ओनरशिप कितना था, पूरा 12 महीने था? नो, यू बिकेम दी ओनर ऑन 1 जुलाई 2023। तो जुलाई से लेके अप्रैल में जून हटा दो, बाकी दैट इज 9 मंथ्स। तो मेरा ओनरशिप कितना रहा? 9 मंथ्स मेरा ओनरशिप रहा, 9 मंथ्स बेसिकली, हाँ कि नहीं? तो मेरा जो सम्स है एक्चुअल, अगर लेट आउट किया तो लेट आउट, ठीक है, या फिर लोन है तो लोन का, या फिर तुम्हारा लेट आउट जो एक्सपेरियंस कैलकुलेट, सब कुछ 9 मंथ्स का हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए, राइट? नाउ द हाउस इज, उसके बाद यहाँ क्या लिखा होगा? लेट आउट। ओके, लेट आउट, द हाउस इज लेट आउट होगा यहाँ पे, द हाउस इज लेट आउट। उसके बाद हाउस को लेट आउट कर दिया, कब से? उसी दिन से 1 जुलाई, फर्स्ट लेट आउट ऑन द सेम डे, दैट इज 1 जुलाई 2023, ऊपर वाला सब, ठीक है। 23 को हम लेट आउट कर दी, कब से लेके? ये 22 लेने से सही होगा यार, 23 तो अभी ज्यादा एडवांस चले जा रहा है, 22 लेने से इसको बैक कर देते हो। ये जो डेट है इसको हम 22 ही, ठीक है, इसको हम जो है डेट को 2022 करते हैं, ये सही रहेगा। ये जो है ना 1 जुलाई 2022, ठीक है। ये तो यहाँ पे ईयर क्या होगा तुम्हारा? 22 मतलब 22-23 हुआ, हाँ कि नहीं? ठीक है, करंट ईयर चल रहा 22-23 का, तुम्हारा क्वेश्चन में भी एक पीछे रहेगा। अब ये तुम लेट आउट कब से किया? 1 जुलाई 2022 से लेट आउट कर दिए, 1 जुलाई 2022 से लेट आउट कर दिए, कब तक? 31 दिसंबर 2022 तक, 31 दिसंबर 2022 तक, ठीक है। उसके बाद हम कुछ दिन क्या किए ना, वहां पे सेल्फ ऑक्युपाइड थे। सेल्फ ऑक्युपाइड कब से कब थे? 1 जनवरी 2023 से लेकर, है कि नहीं, 31 दिसंबर के बाद 2023 हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा 23 से लेके 31 मार्च 2023 तक। दैट मीन्स 9 मंथ्स तो हम ओनरशिप थे, मेरा ओनरशिप 9 मंथ्स था, राइट? एंड उस 9 मंथ्स में भी कितना, 6 महीना, 1 जुलाई से लेके यहाँ तक हम लेट आउट किए हैं, एंड रिमेनिंग 3 मंथ्स मेरा क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो कौन सा वाला सिनेरियो में आ रहा था, थोड़ी देर पहले किए थे ना, पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड, राइट? पीरियड वाइज प्रॉपर्टी वो ये लेट आउट एक ही है, बट पीरियड, कुछ पीरियड लेट आउट है, कुछ पीरियड सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे कर रहे थे हम लोग? लेट आउट मान के कर रहे थे हम लोग, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ओनरशिप तो कितना है? 9 मंथ्स आया, राइट? तो नाउ म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना होगा? डिवाइड बाय 12 × 9 करने पड़ेगा ना। ये तो 12 महीने का दिया रहेगा क्वेश्चन में, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इसको डिवाइडेड बाय 12 करना है इनटू एन। एन मतलब यहाँ पे 9 मंथ्स ओनरशिप, नॉट लेट आउट पीरियड, ओनरशिप तो 9 मंथ्स ही था, तो 9 मंथ्स का कंसिडर करना है। उसके बाद एक्चुअल लेंथ तुम लोग यहाँ पे 6 मंथ्स का। नाउ यू डू द सेम सम्स, ठीक है। ये है, समझ में आ रहा है? ये है फर्स्ट। अब इसको बेस करके 6 मंथ का, हाँ, ये इसके साथ तुम कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट को। अब एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट किया 9 मंथ्स का लेकर, अब एक्चुअल रेंट तो 6 मंथ्स ही आएगा। अब उसके साथ कंपेयर देखो, पूछे वेरी लोअर ना हायर, हायर लेने पड़ेगा यहाँ पे। या तो वैकेंट नहीं है, वैकेंसी पीरियड इज नॉट देयर, सेल्फ ऑक्युपाइड डज नॉट मीन वैकेंसी। वैकेंसी मतलब तुम लेट आउट किया था, उसमें से फाका था, तुम रहा भी नहीं, दो अलग है, ठीक है। लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड, एंड लेट आउट एंड पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट, टू डिफरेंट सिनेरियो। वैकेंट मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी था, कोई रह ही नहीं रहा, 9 मंथ लेट आउट और 3 महीना वैकेंट है। आप देख रहे हैं उस वैकेंसी का वजह से मेरा क्या कम हो रहा है, इन दैट केस उसी वाला रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। बट ये वाला सम्स क्या है? पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, नॉट वैकेंट। यहाँ पे नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा, विच एवर इज हायर। बस यहाँ पे दिक्कत क्या, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ सर रेंट जो लेना है आपको लेट आउट पीरियड वाला लेना है। सिंस ओनरशिप आपका फर्स्ट ईयर में 12 महीने का नहीं है, तो जो म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट जो है, ये क्या करेंगे हम लोग? प्रोपोर्शनेट कर देंगे, डिवाइड बाय 12 इंटू एन। एन मतलब जितना पीरियड मेरा ओनरशिप था, बस। अभी एक सम्स भी हम लोग अभी करेंगे इसमें, ठीक है, अभी करते हैं।
कंसेप्ट करा देते हैं, एक ही बार में समझ जाते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल है ये चैप्टर, सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है ये, इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर बस तुमको समझ समझ के पढ़ना, रटना नहीं है। इनकम टैक्स ऐसा नहीं है कि सर आपको बस प्रोविजन याद है, इनकम टैक्स प्रोविजन हिसाब से याद नहीं रखना, तुमको सिनेरियो समझ के समझना है। बस एक कहानी होता है ना, एक एक टॉपिक है, एक कहानी है, बस कहानी समझ, जस्ट लाइक ए स्टोरी, एक कहानी, ये सिनेरियो होगा तो सर ये होगा। रटना नहीं है एकदम, इसमें रटने का तो कुछ है नहीं, लाइन बाय लाइन थोड़ी रटना है तुमको, जस्ट ट्रीटमेंट है वो समझना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब सर लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट हम लोग कर लिए, चार सिनेरियो हम बोले थे लेट आउट में क्या था, बोलो। एक था सर लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, अगर पूरा 12 महीना लेट आउट होते तो सिंपल से समझता। उसमें से दूसरा सिनेरियो आता था पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट, मतलब 12 महीना लेट आउट नहीं था ना, उसमें से सपोज 2 महीना वैकेंट था, तो वहां पे क्या आया था सर, एक्सेप्शनल रूल्स, कि हम सर जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो दिखाया थे तुम लोगों को ये वाला केस में, सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, यहाँ कुछ चेक करना है कि सर आपका जो एक्चुअल रेंट है कम आ रहा है कंपेयर टू एक्सपायर्ड, इसका रीजन क्या, वैकेंसी पीरियड है, अगर हाँ ऐसा ही है तो आपका एक्चुअल रेंट को ही हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे, अदरवाइज नॉर्मल यूज में जाएंगे। पहले कम था अभी कम है तो नॉर्मल यूज में जाओ, पहले ज्यादा आ रहा था अभी कम आ रहा है बिकॉज ऑफ वैकेंसी पीरियड, तो एक्चुअल रेंट को जीए मानेंगे। तीसरा क्या था तुम्हारा सिनेरियो, पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट, सॉरी ये वाला पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, माने प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं है, इसका मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड डज नॉट मीन वैकेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरिया वाइज हो सकता है, दूसरा पीरियड वाइज हो सकता है, दो टाइप का था। पीरियड वाइज में क्या मान के चलना, लेट आउट मान के चलना है, सब कुछ ऐसे सेम करना है, सिर्फ रेंट जो लेंगे लेट आउट पीरियड कर लेंगे। ओके, एरिया वाइज में क्या होगा, एरिया वाइज तुम्हारा म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर एंड स्टैंडर्ड रेट टूट जाएगा, ये जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ये भी एरिया वाइज टूट जाएगा। जैसे 25,000 था, देखो दोनों में हाफ हाफ मिला, यहाँ पे 12,500 मिला, तो यहाँ पे 12,500, तो यहाँ भी 12,500, 50% था। ठीक है, एकदम क्लियर। और दूसरा टाइप का जो अभी हम लोग देखे सर, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में क्या होगा, अगर सपोज फर्स्ट टाइम आपका इस साल इनकम घर हाउस कंप्लीट हुआ है, तो इससे पहले तो आप इंटरेस्ट क्लेम किए नहीं, तो करंट ईयर का इंटरेस्ट के साथ साथ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी तो इंटरेस्ट हमको डिडक्शन लेने पड़ेगा। तो सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है जब से तुम लोन लिया था तब से लेकर तब तक, जिस साल मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पिछला साल का लास्ट डेट, उसको जो भी अमाउंट आएगा कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 बार मिलेगा, हर साल ये प्लस ये मिलके मिलेगा। मैं अगर लेट आउट है तो अनलिमिटेड जो आ रहा है वही ले लेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड है दोनों मिला के 2 लाख। ठीक है, तीसरा सिनेरियो आ सकता है सर फर्स्ट ईयर ऑफ कंपटीशन वाला, कि ये जो सम्स है इसी ये जो प्रॉपर्टी इसी साल ही कंप्लीट हुआ, तो फर्स्ट ईयर जब भी हम क्वेश्चन में आएगा तो याद रखना है कि ओनरशिप 12 महीने का नहीं होगा, अगर आप 1 अप्रैल को होगा तो 12 महीने का होगा, अदरवाइज क्या 12 महीने का कभी नहीं होगा। तो सर जब एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे तो मेरा म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम। करेक्ट, इस तरह से रिविजन करना है समझ समझ के। अब क्या है सर सेल्फ ऑक्युपाइड वाला, शिवांशी नवनीता कोई डाउट? नो सर। ठीक है, हाँ सावन तो फास्टिंग किसी भी नहीं खाना, फास्टिंग में तो कुछ भी नहीं खाना, ऐसे एक टाइम खाना था पर आज नहीं। सावन कितना दिन चलता है, बहुत दिन चलता है, 2 महीने इस बार 2 महीने, मुझे बस आज लास्ट 2 महीने चलता है, 2 महीने रोज फास्टिंग तो नहीं नहीं, एक महीना ही चलता है, इस बार 2 महीने 2 महीने सब फास्टिंग करते हैं, हर मंडे, हर मंडे, बाकी दिन जब सेल्फ ऑक्युपाइड रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ 2 लाख का 2 लाख मैक्सिमम, बाकी कुछ और लेट आउट रहेगा तो पूरा जितना इंटरेस्ट कितना एक्चुअल होता है वो प्लस पिछला प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला भी पिछला पूरा कितना भी हुआ तुम्हारा, कोई लिमिट नहीं, इसलिए तो सब बोल सकता है, लेता है लेट आउट करे तो वही पैसा क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट से बेनिफिट, जैसे सपोज हम लोन लेके लिए, घर में प्रॉपर्टी भी हो गया, लेट आउट भी कर दिए, तो इनकम आ रहा है, उसी इनकम से लोन का रीपेमेंट भी हो गया, प्लस मेरे इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिल गया अनलिमिटेड। अगर सपोज हमको नहीं, मेरा खुद का रहने के लिए ले रहे हैं हम, तो ऐसे भी तो मिलेगा 2 लाख तक मिलेगा, तो 2 लाख इंटू 30% 60,000 का टैक्स हम लोग ले लेता नुकसान हो जाएगा, नुकसान का कुछ 3 लाख का रहेगा तो सेल्फ ऑक्युपाइड में तो वो 2 लाख ही मिलेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट नॉर्मली 2 लाख पहुंचते नहीं।
पहुंच भी जाता है। ठीक है, अब देखो सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड का इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनएवी तो नहीं होगा क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड इनकम तो है ही नहीं। क्या है रूल्स, क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज क्या हायर। हम्म अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, तो यहाँ पे जीएबी टीएबी है बट एक्चुअल रेंट तो है नहीं, नील है, तो यहाँ पे एनएबी नील होगा ना। तो सिंस एनएबी नील है तो तुमको म्यूनिसिपल टैक्स पे भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 30% वाला जो मिल रहा था 30% में एनएबी एनएबी तो नील है, तो क्या डिडक्शन जीरो ही आएगा ना। सिर्फ एंड सिर्फ तुमको इंटरेस्ट ऑन लोन जो तुम लिया होगा घर बनाने के लिए, ठीक है, उसका मिलेगा, बट इसका लिमिट है, जो लिमिट नीचे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2 लाख बोल रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है तुम लोन लिया परचेस के लिए नहीं, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए घर का, तो मैक्सिमम 30,000 मिलेगा हर साल। ठीक है, अगर घर बनाने के लिए तुम लोन लिए हो, तो अगर लेटेस्ट है 1/4/1990 बाद का बाद उसके बाद वाला लोन है तो मैक्सिमम 2 लाख, उसका पहले वाला हो तो 30,000। अभी तो सब यही वाला में आएगा, 2 लाख वाला में आएगा। ठीक है, द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिडक्शन अंडर ऑल द अबव कैटेगरीज शैल नॉट एक्सीड 2 लाख। 2 लाख सपोज तुम्हारा पास सेल्फ ऑक्युपाइड का प्रॉपर्टी के तो है 500 प्रॉपर्टी है, तो सब कुछ मिला के तुम्हारा 2 लाख, ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कि हर घर के 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर ऑल द अबव कैटेगरीज शैल नॉट एक्सीड 2 लाख। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, अब क्या है ना, तुम लोग का इनकम टैक्स में 2 रेजिम होता है, जो लोग इंडिविजुअल होता है, तुम लोग मेरा फर्स्ट क्लास किया होगा, हम बताए थे इनकम टैक्स में ऐसे सीखा है, इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, फर्म होता है, कंपनी होता है। तो अगर हम इंडिविजुअल है तो हम लोगों के लिए क्या है, गवर्नमेंट 2 स्कीम दिया है, एक होता है तुम न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स पे करो, वहाँ पे टैक्स का रेट थोड़ा कम है बट कुछ कुछ बेनिफिट तुमसे ले लेगा नहीं देगा, या फिर तुम ओल्ड टैक्स रेजिम जो चल रहा है उसके हिसाब से दो। तो अगर बोला तुम न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो तो ये वाला बेनिफिट तुमको नहीं मिलेगा 2 लाख। तुम हाउसिंग लोन लेके अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी लेते हो तो जो 30,000 2 लाख का जो बेनिफिट मिल रहा है ये तुमको नहीं मिलेगा, सेल्फ ऑक्युपाइड का न्यू में नहीं मिलेगा, ओल्ड में तुमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुमको कोई टैक्स प्लानिंग करता है, देखता है ओल्ड में फायदा है कि न्यू में फायदा है, दोनों का इनकम कैलकुलेट पे जो सही है उसी में जाता है। न्यू में फायदा तुम्हारा टैक्स रेट कम है, तो सब कोई कंपेयर कर लेता है कि आप जैसे ओल्ड का अगर हम चैप्टर जब कराएंगे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन तब बताएंगे डिटेल में कि न्यू का टैक्स रेट अलग है, ओल्ड का टैक्स रेट अलग है, तो वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। जिसका इनकम कम है, ज्यादा सेविंग्स वगैरह नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं, तो उसके लिए न्यू टैक्स रेजिम अच्छा है। और जिसका इनकम ज्यादा है एंड इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा है उसके लिए तो ओल्ड टैक्स रेजिम में फायदा है, कैलकुलेशन करके देखोगे। ठीक है, दूसरा देखो द अबव लिमिट इज, ये जो लिमिट है 2,30,000 जो बोल रहे थे हम, फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ओनली, दैट इज अगर लेट आउट है तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, ओके, इन केस ऑफ लेट आउट देयर इज नो लिमिट फॉर इंटरेस्ट, कोई लिमिट नहीं, जितना एक्चुअल इंटरेस्ट तुम्हारा बनता है लोन का बैंक का वो पूरा तुमको मिलेगा। दूसरा, ये जो लिमिट है ना 2 लाख, इसमें करंट ईयर प्लस 1/5 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मिलाकर, करंट ईयर का तो मिले प्लस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मिला के 2 लाख। ऐसे नहीं तुम्हारा करंट ईयर इंटरेस्ट 2 लाख 3 लाख है, इसका 1/5 पूरा मिले, 1/5 पूरा नहीं, मैक्सिमम 2 लाख दोनों मिलाकर। ओके, द इंटरेस्ट ऑफ द मैक्सिमम 2 लाख इज सब्जेक्ट टू कंडीशन द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5। ऐसा है कि भाई तुम्हारा लोन लेने के बाद 5 साल के अंदर घर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि लोन लेके बैठ गया कुछ और पर्पस में यूज कर दिया, ये जानबूझ से दिया गया। अदर ऐसा भी तो हो सकता है तुम लोन लिया किसी और बिजनेस में लगाया, घर लेट कर बनाया, तो ऐसा नहीं, लोन लेने के बाद 5 साल के अंदर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी जाके तुमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करेगा, अदरवाइज पूरा 30,000 में खुश रहो, 2 लाख नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे, अब सपोज कंसेप्ट कैप्सूल 11A अगर देखते हैं तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है लैपटॉप, ठीक है, मिस्टर एक्स परचेस किया था रेसिडेंशियल हाउस फॉर हिज ओन रेसिडेंस, मतलब खुद के लिए किया है, मतलब क्या सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया है, लेट आउट के लिए तो हम किए नहीं, रहते भी नहीं है लेट आउट में। कब किया था, ऑन 1 जुलाई 2021 में, तो इसको हम कर देते सपोज तुम्हारा 22 कर देते। ठीक है, बाय टेकिंग लोन ऑफ ₹60 लाख। ठीक है, तो बोल बोल रहा है कि ये सब डिटेल दिया हुआ, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ इतना 2 लाख, कोई काम का है, कोई काम का नहीं है, कि बिकॉज हमको तो पता ही है एनए भी नहीं लाएगा, म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया, कोई डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, रिपेमेंट इसके ऐसे भी नहीं देता, इंटरेस्ट लोन सिर्फ मिलेगा तुमको, एंड लोन इज स्टिल अनपेड, तो सो व्हाट मिल जाएगा, सिर्फ क्या मिलेगा उसको, इंटरेस्ट ऑन लोन 60 लाख का 10%, अज्यूमिंग की 12 महीने का है ये इंटरेस्ट, तो पूरा 2 लाख, मैक्सिमम दो कितना होता कितना है, हो रहा है तुम्हारा कितना
6 लाख, पर मैक्सिमम कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। ठीक है, इस तरह से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एनएवी होने इसका से ये सब एनएबी होने से ये सब होता है, बट एनएबी किस में होता है, लेट आउट में होता है। 30% डिडक्शन मिलता है म्यूनिसिपल टैक्स पेड का, उसमें म्युनिसिपल उसमें उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम लोग माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स पेड। फिर आता है तुम्हारा एनएबी। ठीक है, एनएबी के बाद 30% ऑफ एनएबी डिडक्शन मिला था 24 वो स्टैंडर्ड है बोल के अलग से तुम्हारा कोई खर्चा माइनस नहीं करता, एक अलग से सिर्फ इंटरेस्ट का अलाउ करते खर्चा माइनस नहीं होगा, हैं। ये नहीं, रिपेयर नहीं होता, ये माइनस नहीं होता, बिकॉज तुमको तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे ही दे रहा है 30%, ये माइनस नहीं होता। बाकी म्यूनिसिपल टैक्स माइनस हो जाता है वहां पे अगर लेट आउट रहता, इसके हिसाब से तुम जीएबी कैलकुलेट करते। ठीक है, और इंटरेस्ट और लोन का तो कोई लिमिट ही नहीं था, 6 लाख पूरा मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, सर अगर लेट आउट होता और नॉन ऑक्यूपाइड होता, मतलब कोई लिया ही नहीं, 12 के 12 महीने वेकेंट रहता, तो भी तब मिलता? तो तब भी तुम कहाँ, सिर्फ तुमको यही मिलता है, इंटरेस्ट और लोन ही मिलता। तब तो लेट आउट हुआ ही नहीं, 12 का 12 महीना का वैकेंट है, तब तो लेट आउट हुआ ही नहीं ना। 12 का 12 महीना लेट आउट ही नहीं है, तुम लेट आउट भी नहीं करते, सेल्फ ऑक्युपाइड भी नहीं करते, तुमको कुछ भी नहीं होगा, तो तुम्हारा इनकम भी नहीं, सेल्फ ऑक्युपाइड भी नहीं है तुम्हारा, लेट आउट नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम्हारा इनकम कहाँ से आएगा, कुछ नहीं आएगा। आइदर लेट आउट होना चाहिए या फिर सेल्फ ऑक्यू, तब तुमको क्या करने पड़ेगा, सेल्फ ऑक्युपाइड तुम डिक्लेयर करो उसको, डिक्लेयर करके तुमको इस तरह से ट्रीट करने पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन देने पड़ेगा कि एज इफ कि हम वहां पे खुद रह रहे थे, तो उस हिसाब से ट्रीट करने पड़ेगा। एटलीस्ट तो एक कुछ दिन के लिए लेट आउट होना जरूरी है, तब जाके लेट आउट में आएगा। अब सपोज सेम है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ इस साल हम जब लोन का देख रहे कि मेरा 1,80,000 सर आ रहा है करेंट ईयर का लोन इंटरेस्ट, एंड जो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था, ठीक है, उसका क्या 1/5 मिलेगा ना 5 साल में 50, तो 1,80,000 प्लस 50 कितना होता है, 2,30,000 प्लस रिपेयर के लिए भी हम लोन लिए, लोन 2 लिए रिपेयर के लिए, तो सब कुछ मिला के भाई 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे नहीं कि अरे एक एक लोन के अलग अलग, सब कुछ मिला के 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे सम्स का ये एक दो टॉपिक है करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, मूव कर जाएंगे सम्स में। देखो ऑलरेडी वेयर कहाँ तक आए हैं, चार्ट क्यों चेंज करने पड़ा, एक दो टॉपिक है, एरियर करा देंगे, फिर हम सम्स में आ जाएंगे धीरे धीरे, यहाँ से सम्स स्टार्ट है। ठीक है, कंसेप्चुअली आज सब खत्म हो जाएगा। अब क्या है, मोर देन ऐसा भी सिनेरियो तो हो सकता है, ऐसा मेरा पास 5 घर है, तो पांचों हम सेल्फ ऑक्युपाइड बोल रहे हैं, तो पांचों का तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड है, तुम्हारा इनकम नहीं, बट तुम तो इनकम टैक्स बेनिफिट, आई मीन सपोज इंटरेस्ट वगैरह चल रहा होगा, तो तुम तो लोग कंसिडर तो करोगे, तुम बेनिफिट तो मिलेगा तुमको। इनकम टैक्स बोलते हैं नहीं भाई, तुम्हारा पास हम दो, तुम्हारा पास अगर 2 से ज्यादा घर है, तो कोई भी 2 घर को हम तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, उससे ज्यादा जितना भी घर है, तुम चाहे उसको खुद रहो या किसी को लेट आउट करे, हम तो लेट आउट ही मानेंगे। मोर देन 2 हाउस है तो क्या होगा, बाकी जितना हाउस है सबको लेट आउट। अब इनकम रेसिपी तुम पे छोड़ दिया कि तुम कौन सा घर को लेट आउट डिक्लेयर करोगे, कौन सा घर को सेल्फ ऑक्युपाइड डिक्लेयर करोगे। ठीक है, तो वहां पे सब क्या करता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखता है कि कौन सा घर से मेरा इनकम ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है। तो बेसिकली तुम अगर इनकम टैक्स बचाना चाहते हो, किसको तुम लेट आउट डिक्लेयर करोगे, जिसका इनकम कम है। हम्म, लेट आउट कम है तो उसको लेट आउट, जिसका ज्यादा आ रहा है उसको हम सेल्फ ऑक्युपाइड बोल देंगे, हाँ कि नहीं। तो इन सच केस 2 हाउस इज ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्युपाइड, एंड बाकी हाउस को हम लोग क्या करते हैं, एज इफ की लेट आउट, जिसमें इनकम कम आ रहा है उसको लेट आउट दिखा देंगे, इससे मेरा टैक्स भी बचेगा। इसका ज्यादा आ रहा है उसको हम बोले सेल्फ ऑक्युपाइड है। अब यहाँ पे इनकम आ रहा है, एक्चुअली में इनकम नहीं आ रहा तुम्हारा, बट वो जीएबी जो बोला ना, एक्सपेक्टेड रेंट तुम कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, एक्चुअल में तो कोई कोई पांचों घर से इनकम नहीं है, बट तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कर रहे हो, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेट लेके, हाँ कि नहीं। तो सबका एक्सपेक्टेड रेंट अलग अलग होगा, तो ज्यादा वाला आएगा तो तुम ज्यादा इनकम टैक्स पे करने, इससे अच्छा उसको हम सेल्फ ऑक्युपाइड डिक्लेयर कर लेते हैं। कमती वाला जो है, सबसे कमती वाला, उसको हम क्या करते हैं, लेट आउट कर देते, सबसे ज्यादा वाला उसको लेट आउट कर देते, ज्यादा वाला को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा दो, बाकी को हम लेट आउट दिखा देते, वही करेगा तुम। तो यहाँ पे क्या करना है, ये अभी एक सम्स भी है, यहाँ पे सपोज 5 प्रॉपर्टी, पांचों का अलग अलग हम इनकम कैलकुलेट करेंगे। अब देखेंगे कौन सा को लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाना चाहिए, इसका सम्स अभी हम कराएंगे। तो हम देखेंगे अच्छा ये वाला की इनकम सबसे ज्यादा आ रहा है, इन दोनों को हम दिखा देते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड, बाकी 2 को हम बाकी बैलेंस को सब लेट आउट दिखा देते हैं। ठीक है, डीम्ड ओनरशिप वाला हम लास्ट में कराते हैं, पहले इतना जितना अभी तक किए उसका कंसेप्ट करा देते हैं। ठीक है, डीम्ड ओनरशिप वाला बाद में कराते हैं, ये भी बाद में कराते हैं, अभी जितना हम लोग सीखे उसी पे फोकस करते हैं। ये एक और ट्रीटमेंट है, ये भी हम लोग कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है।
देखो अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट हम लोग किए थे जब भी हम लोग एक्चुअल रेंट कैलकुलेट कर रहे थे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बेसिकली, तो वहां पे अनरियलाइज रेंट माइनस कर रहे थे ना, एनुअल रेंट से माइनस कर था अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट क्या था? बैड डेट। बेसिकली तुम मेरा टेनेंट था, 2 महीने के लिए तुम भाग गया अचानक से, पैसा नहीं दे, 2 महीने का रेंट बचा हुआ है, तो हम कोर्ट केस किए, सब कुछ किए, तब भी नहीं मिला। अब बाद में किसी भी तरह से हम तुमको कोर्ट केस करके तुमसे रिकवर किए। तो जब तुम नहीं दिया था तब तुमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ किया था ना माइनस करने के लिए। तो जब तुम दे रहा है वापस मिल रहा है इनकम, तो ऐड होना चाहिए, तो ऐड होगा। जब तुम्हारा अनरियलाइज रेंट हुआ था, दैट इज बैड डेट हुआ था, तो माइनस हुआ था ना। अब वो पैसा जब रिकवर हो रहा तो इनकम में तो आना चाहिए। अब इनकम में आएगा भी तो उसमें कितना 30% ऑफ एनएवी डिडक्शन मिलता है ना, तो इसमें भी 30% डिडक्शन मिलेगा, 70% टैक्सेबल होगा। तो अगर उस टाइम इनकम में लेते तो मेरा जीएबी में आता, म्यूनसिपल टैक्स माइनस करने के बाद 30% ऑफ एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन था, तो इसका भी तो 30% डिडक्शन मिलना चाहिए। तो वही बोला, सम इक्वल टू 30% एक मिलेगा एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो बाकी 70% टैक्सेबल। सपोज वो 1 लाख रुपए तुम रिकवरी किया, तो 1 लाख में से तुम्हारा इनकम में कितना आएगा? 70,000 आएगा, 30% डिडक्शन दे देगा। ठीक है, एक छोटा छोटा जो पॉइंट है ना, एक बड़ा सम से ऐड कर देता है। कंसेप्ट कैप्सूल 13 इतना डिटेल में जो हम कराते हैं, पूरा तुम लोग का दुर्गापुर में यहाँ पे कोई टीचर इतना डिटेल में नहीं कराता। ओके, एनीवे, द प्रॉपर्टी परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2022, इसको तुम डेट चेंज कर सकते हो, अभी 20 लेके चलते, सपोज इसको चेंज कर देना, तुम नया बुक में 21-22 हो जाएगा, ठीक है, पुराना वाला पीडीएफ है, हमको डेट से मतलब ही नहीं, ठीक है, हमको बस कंसेप्ट से मतलब है। फॉर सेल्फ यूज के लिए, अपना यूज के लिए हम प्रॉपर्टी परचेस किए, दैट ये समझ में आ रहा क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड है। ओके, म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 3 लाख पर एनम एंड द फेयर रेंट इज 4,20,000 एंड प्रॉपर्टी टैक्स पे किए हैं 15,000 का। सेवरेज टैक्स पे किए इतना टू लोकल अथॉरिटी, तो लोकल अथॉरिटी को जो भी टैक्स पे किए वो क्या? म्युनिसिपल टैक्स, उसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा। एनी टैक्स पेड टू दी लोकल अथॉरिटी को आता है, दोनों आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, हम जो लोन लिए थे उसका इंटरेस्ट क्या है? पीरियड प्रायर टू, देखो हमको कब मिला था? 1 जुलाई 2020 को ये किए, बट हम लोन कब लिए? उससे पहले। तो क्या हो गया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हो गया ना। ये जो 50,000 क्या है? परचेस करने से पहले का है, तो क्या प्री वाला है ना, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला है ना इंटरेस्ट 50,000 का, राइट। बाकी ये जो है 1/4 में से ये, इसमें भी 2 महीना क्या है? अप्रैल मई जून, 3 महीना इसमें भी प्री कंस्ट्रक्शन वाला है। जिस साल है उसका पिछले साल ना, ये प्री कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, ये वाला सीखो, बिकॉज ये मेरा ईयर कौन सा हो रहा है? ये ईयर हो रहा तुम्हारा 2020-21। उसका पिछले साल क्या होता है? प्रीसीडिंग ईयर क्या होता है? प्रीसीडिंग ईयर क्या होगा? 1920। इसका लास्ट डेट 31 मार्च 20। तो बेसिकली यही होगा मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, उसका 1/5। अब बाकी ये क्या? करंट ईयर इंटरेस्ट, तो पूरा ही मिलेगा 40+80, है कि नहीं? यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट समझ में आया, बिकॉज हम कौन से ईयर में करे? 20-21 में, तो उसका प्रीसीडिंग ईयर क्या है? 1920। उसका लास्ट है 31 मार्च 20, तो वही तो है, बोल ही दिया तो 50,000, तो ये उसका 1/5 मिलेगा प्लस करंट ईयर का मिलेगा, राइट। अब बोल रहे हैं भाई, इससे पहले एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ 2,50,000 रिसीव्ड इन मार्च 2021, अब तुम्हें करंट ईयर में खड़ा है, यू आर स्टैंडिंग ऑन मार्च 2021 में, मतलब तुम 20-21 का लास्ट में खड़ा है। विथ रेस्पेक्ट टू अ हाउस, एक घर विच वॉज ऑलरेडी सोल्ड, जो कि ना इन फ्यूचर में हम बेच दिए थे, तो बेच दिए थे मत, तो मतलब पहले मेरा लेट आउट था, यहाँ ये वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी, तो नया प्रॉपर्टी है, तो न्यू, ये तो सेल्फ ऑक्युपाइड है ही। बट ये जो है ये जो है ओल्ड प्रॉपर्टी, इन फ्यूचर में जो तुम लेट आउट करके रखा था उसका ना कुछ अनरियलाइज रेंट था, तो उस टाइम तुम्हें बेनिफिट दिया होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो उसी में से अनरियलाइज में कुछ पैसा तुम्हारा रिकवर हो, कितना? 2,50,000। तो जिस साल रिकवर हो रहा उस साल तो टैक्सेबल होगा, माना कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम में नहीं है अभी, तब भी तो टैक्सेबल होगा, उस टाइम तो अलाउ किया था। तो अब करंट ईयर में जो इनकम होगा मेरा कैसे होगा? तो नॉर्मल सेल्फ ऑक्युपाइड की इनकम जैसे कैलकुलेट करते करेंगे, एनए भी नहीं होगा। इंटरेस्ट अराउंड कितना मिलेगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5, और इसका पूरा मिलेगा, 2 लाख का अंदर ही है तो पूरा मिल गया। अब दूसरा, जो पुराना जो घर था, जो इन पास्ट हमको अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट मिला था, तो अभी उसी का पैसा रिकवरी हुआ कहीं से, तो वो तो आएगा ही, 2,50,000 प्लस लेस हो जाएगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 1,75,000, है कि नहीं? दिस प्लस दिस,
अब क्या बचा यार, ये तो एरियर है, अब अनरियलाइज रेंट भी था क्या? अच्छा, ये तो एरियर रेंट हुआ कितना। अब क्या, ऑन ऑल्सो रिकवर ₹10,000 एज अनरियलाइज रेंट, तो वो भी होगा, इसका भी सेम 30% माइनस करने के बाद होगा, हाँ कि नहीं? इसका 7,000, ये 70% है, ये भी 70% है ना, टोटल 52,000। तो ये सब क्या है, ये पास्ट ईयर का है, इस साल का है ही नहीं। इवन ये प्रॉपर्टी अभी है भी नहीं, बेच दिया, अभी रिकवर कर रहे हैं हम। ये सब तो मेरा आएगा अनरियलाइज रेंट या फिर एरियर रेंट अगर था वो तो मिलेगा ही ना यहाँ पे डिडक्शन। बेनिफिट तो इनकम में तो ऐड हो गई, तो यहाँ पे बेसिकली ये इनकम और ये इनकम दोनों ऐड हो गए। तो ये था तुम्हारा ट्रीटमेंट ऑफ एरियर ऑफ रेंट या फिर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। इसका सिंपल ट्रीटमेंट क्या है, अगर अनरियलाइज रेंट मिलता है तो टैक्सेबल होगा, जिस साल मिलेगा उसी साल, सब्जेक्ट टू 30% डिडक्शन। सेम अगर रेंट रेंट रिसीव एरियर था, आउटस्टैंडिंग था, अभी रिकवर हुआ इस साल, तो वो भी टैक्सेबल होगा, जिस साल मिलेगा उस साल, सब्जेक्ट टू 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम में उस टाइम हो या ना हो, तुम बेच भी दिया तब भी तुम्हारा टैक्सेबल। ये मतलब कैसे कौन सा? 50,000 द्वारा प्री कंस्ट्रक्शन ये तो कैलकुलेट करती है 50,000, 50,000 का 1/5 लिए तो हम, 40 और और ये 40 तो यहाँ पे दे दिया करंट ईयर का है। ये दोनों करंट ईयर। हाँ, ये इसलिए ना, ये करंट ईयर का है और ये तुम्हारा प्री वाला है। प्री वाला को 1/5 करो, अब प्लस 40 प्लस 80 तो करोगे। मतलब पीरियड प्राइम मतलब 1 अप्रैल 20 से पहले का बता रहा हाँ, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हुआ ना, उसका तो 1/5 मिलेगा तुमको इस साल, फिर अगले साल 1/5 मिलेगा, ऐसे करते करते मिलेगा, 5 बार मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट तुम लोगों को ऑनलाइन? अब आ जाते हैं हम लोग सम्स में, बहुत सारा हम लोग ये कर लिया, अब देखते हैं कितना हम लोगों को समझ में आया है। ठीक है, अच्छा अच्छा सम्स उठाते हैं, टॉपिक वाइज देखो यहाँ पे सम्स दिख रहा है, ये नॉर्मल सम्स है, ये जो मोर देन वन हाउस यहाँ पे है, ये पार्टली लेट आउट वाला सम्स है, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ, इसका आंसर सब भी हम दे देंगे, हम समझा भी देंगे, अभी आंसर सब भी दे देंगे। ठीक है, फिर ये तुम्हारा आ गया मोर देन वन सेल्फ ऑक्युपाइड, जो अभी हम बता रहे थे ये उसका है, टीम टू ओनरशिप वाला भी करवाएंगे, कंपोजिट रेंट वाला करवाएंगे, और ये सब एक्स्ट्रा सम्स है, सबका हम सोल्यूशन ठीक है। ऐसे भी यहाँ ये करने से कंप्लीट नहीं होगा, अब तुम लोग क्या करना है, ये मैट का सम्स करने के बाद तुम लोग का अपना स्टडी मैट है राइट, स्टडी मैट का सम्स करना है। ओके, फर्स्ट ये वाला मैट प्लस स्टडी मैट, दूसरा स्कैनर परचेस करना है, स्कैनर में भी तुम्हारे जो पास्ट ईयर में सम्स आया होगा उसको सॉल्व करना है, सेम टाइप का सम्स होगा सॉल्व, जो डिफरेंट होगा उसको सॉल्व करना है, तब जाके तुम्हारा कंप्लीट होगा। जितना ज्यादा सम्स करेगा उतना ज्यादा सही, उतना सही है, सो दैट तुम्हारा प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम में कॉमन आने का चांसेस 99% रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कराते हैं, क्वेश्चन रीड करें, इसका हम आंसर ही बता डिस्कस करेंगे ऑलरेडी, और इसका सोल्यूशन सब भेज देंगे, तुम लोग घर पे इसको सॉल्व करना खुद से, क्वेश्चन रीड करते वक्त ही तुम लोग को इसका आंसर समझ में आ जाएगा। क्या है, मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ अ हाउस एट बैंगलोर। ठीक है, कहीं भी है घर, हमको क्या मतलब उससे, इनको मेरा समझ में इफेक्ट नहीं गिरेगा। ही फर्निशेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है भाई, कि म्यूनिसिपल वैल्यू जो है ना 40,000 है, तो रिलेवेंट है कहाँ पे, एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए राइट, 40,000। और यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्स दिया नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे 20% पे किए हैं, तो डिडक्शन ले लेंगे। फेयर एंड दिया हुआ इतना इतना, ये तीनों इन्फॉर्मेशन का बेसिस में क्या कैलकुलेट होगा बोलो, बताओ। एक्सपेक्टेड रेंट, क्या आना चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट, 40,000 है, 50 में से व्हिचएवर इज हायर 50, इन दोनों में से व्हिचएवर इज लोअर, तो 50,000 ही आएगा मेरे पास राइट। एक्चुअल रेंट कितना आया, 5,000 पर मंथ है, क्वेश्चन में देख लेते कुछ है कि नहीं, और अब नीचे रीड करते, 5,000 तो है, इंटू भी तो करना है, कितना से देख लेते हैं, 60,000 होता है, और इसमें से देखो अनरियलाइज रेंट है तो माइनस करने पड़ेगा ना, ये 50,000 तो यहाँ आ गया, सॉरी और बाहर करते हैं इसको रुपीस, इसको रुपीस। मिस्टर ए कुड नॉट रियलाइज 5,000 टू अस, ये क्या अनरियलाइज रेंट हो गया, तो माइनस हो जाएगा, यू आर अनरियलाइज रेंट माइनस 5,000। ठीक है, तो कितना है 55,000। अच्छा, द अमाउंट इज नाउ, ये पास्ट का बता रही, इस साल का है ही नहीं, तो ये तो पूरा ही आएगा इसका मतलब, ये तो पूरा ही आएगा 60,000।
ठीक है, द मिस्टर ए कुड नॉट रियलाइज दिस, अब फिर बोल देता अमाउंट इज नाउ कंसिडर्ड एज रिकवरेबल, मतलब ये पुराना पिछला साल सबका बता रहा है ना, है कि नहीं। तो ये अलग से होगा नॉर्मल इन हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करने के बाद अलग से 5,000 का 70% लेंगे हम, ठीक है। मिस्टर ए हैज सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रूल 4 ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 2 ईयर्स, इस साल जो है 2 साल का दिया है, तो एक साल का कितना होता है 40 इंटू 20% मतलब कितना होता है 8,000, 2 साल का कितना होता है 16,000, तो 16,000 का तुमको यहाँ पे मिलेगा डिडक्शन, जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद माइनस करते हैं कितना 16,000 का, इंक्लूडिंग द करंट प्रीवियस ईयर, राइट ना। ही हैड आल्सो टेकन लोन फ्रॉम फॉर द रिपेयर, रिपेयर के लिए अगर लोन लिया होगा, ठीक है, ये क्या सेल्फ ऑक्युपाइड है कि क्या है, लेट आउट है, तो मैक्सिमम लिमिट क्या है, रिपेयर के तो कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पे, अनलिमिटेड है यहाँ पे। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड होता तो लिमिट होगा 30,000 का, 2 लाख फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, एंड द इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है 5,000, आउट ऑफ विच ओनली 3,000 वाज पेड, तो पेड किया ना कि पूरा 5,000 ही मिलेगा एक्चुअल बेसिस, ठीक है। दूसरा ये तो मिलेगा डिडक्शन सेक्शन 24 सब सेक्शन बी में, ये 52,000 टुवर्ड्स रिपेयर, रिपेयर के लिए तो कोई देता नहीं बिकॉज तुमको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहा है 30% ऑफ एनएबी, तो अलग से रिपेयर है कोई खर्च माइनस नहीं होगा। एंड ही पेड इतना फॉर फायर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो अलग से दे ही रहे, बस सिंपल से क्वेश्चन है, ये तो आराम से हो जाएगा। जीएबी कैलकुलेट करना है, फिर लास्ट में एनएबी आएगा, उसके बाद फिर तुम्हारा एरियर वाला इनकम को ऐड कर लेना, तो टोटल दोनों को मिला के हाउस ये वाला लेट आउट वाला एरियर वाला मिला के हो जाएगा। एरियर ये इनकम के साथ लास्ट में एरियर वाला ऐड होगा ना 5,000 का, जो अनरियलाइज्ड जो रिकवर हुआ 5,000 माइनस 30% करके 70% आएगा ना, ठीक है। ओके, इसका सॉल्यूशंस हम ग्रुप में भेज देंगे, तुम लोग देख लेना, हम पहले समझा देते हैं अभी, ठीक है। कोई डाउट है शिवांशी, नवनीता? सर वो डिडक्शन वाला पार्ट नहीं समझ में आया, वो 16,000 से जब से आपने शुरू किया। आप क्या बोले वो समझ में नहीं आया। कौन सा वाला समझ में नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो हम कराए का, क्वेश्चन नंबर 1 कराए तो अभी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हम स्टार्ट भी नहीं किया, अभी समझाएंगे तो हम। आया। अच्छा अच्छा। समझाया क्या क्वेश्चन नंबर 2? नहीं ना, ठीक है। तुम क्या पहले से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रही थी क्या तब से? हाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे। क्यों पढ़ रही थी? हम तो क्वेश्चन नंबर 1 कराए, इसका मतलब तुम अपने से स्टडी कर रही हो क्या वहां पे? हम जब व्हेन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, जब एक क्वेश्चन समझा रहे, तुम्हारा फोकस तो इसी क्वेश्चन में रहना चाहिए ना, नॉट ऑन अदर क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन हम करा रहे तुम उस पर फोकस करो ना, फिर हम जब नेक्स्ट जाएंगे फिर उसमें करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मिस्टर एल भादुरी इज द ओनर ऑफ 4 हाउस प्रॉपर्टी इन हैदराबाद, 4 घर का मालिक है वो, ठीक है। ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब बोला कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग ए बी सी डी, 4 घर है। अब चारों घर कैसे कैसे बोला है, ये हम हाउ इट इज यूज्ड, और टेनेंट का बिजनेस में यूज हो रहा, तो इसको लेट आउट ही होगा। टेनेंट लेके जो भी करे लेट आउट ही तो है मेरे लिए अल्टीमेटली, राइट। ये टेनेंट अपना रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है, ये भी तो लेट आउट ही है। हम तुमको लेट आउट किया, तुम उसको बिजनेस यूज करा, इट इज ऑल्सो लेट आउट, इट इज अ लेट आउट फॉर मी। लेट आउट कैन बी फॉर कमर्शियल पर्पस, लेट आउट कैन बी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। ये हम खुद रहते हैं तो ये क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है ना। ये भी ये हम खुद का बिजनेस में यूज करें तो ये कहाँ जाएगा, पीजीबीपी का इनकम में जाएगा ये ना। ये तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ही नहीं, अपने बिजनेस के लिए यूज करे, मैं थर्ड क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं कर रहा वहां पे, ठीक है। जिस क्वेश्चन को जिस टाइम रीड करे सिर्फ फोकस उसी में रहेगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा एक साथ मल्टीटास्किंग करने से, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट, अब तुम्हारा क्वेश्चन में देखो सब में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ सब घर का, इसके लिए रिलेवेंट है, तुम्हारा रिलेवेंट नहीं है। सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए तो हमको ऐसे भी कैलकुलेट नहीं करना, इसके लिए भी कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसका तो हाउस होल्ड इनकम कैलकुलेट नहीं होगा तो इसका जरूरत ही क्या है, ठीक है। रेंट रिसीव पर मंथ ये रिलेवेंट है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे इंटू 12 करके, देखेंगे कितना महीना लेट आउट था लास्ट में बता देगा। इसका बोला कि 2750 है पर मंथ का, बोला रिसीव फॉर 11 मंथ्स एंड 1 मंथ का रेंट इट आउटस्टैंडिंग एंड इट इज रियलाइजेबल, तो आउटस्टैंडिंग है तो एक्रूअल बेसिस में हम लोग रेंट कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है। 27,500 इंटू दिस 12 कर लेंगे हम लोग, कितना आता है कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो। तुम्हारा क्वेश्चन है फेयर रेंट दिया हुआ है, तो ये रिलेवेंट है ये रिलेवेंट है, बट इसमें सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए रिलेवेंट नहीं है, बिजनेस वाला के लिए भी रिलेवेंट नहीं है। इंटू 12 33,000,
ठीक है, ये क्या होगा 27,500 इंटू 12, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं ना, पैसा मिले ना मिले तुम्हारा रेट बाहर माइनस क्या होता, अनरियलाइज रेट होता तो माइनस होता, इसमें अनरियलाइज अनरियलाइज तो है नहीं, बोला आउटस्टैंडिंग है, ऐड तो होगा एक्रूअल बेसिस। ठीक है, याद रहे ये, अगर माइनस क्या होता है, अनरियलाइज रेट, यहाँ तो अनरियलाइज रेट नहीं है, बोला कि आउटस्टैंडिंग है, मिल जाएगा, रियलाइजेबल है, द वर्ड रियलाइजेबल, यहाँ सब मिस्टेक क्या करते, तुम अगर 2750 इंटू 11 करोगे तो यहाँ पे मिस्टेक्स हो जाएगा। नो, ये ठीक है रहने के लिए, बट ये जो है तुम्हारा 2750 इंटू 12 होगा, अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं ना हम लोग। फेयर एंड इरेलीवेंट है बिकॉज एक्सपेक्टेड कैलकुलेट करने के लिए। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बोला पेड, इतना पे किया, ठीक है। दूसरा में यहाँ अनपेड है, तो अनपेड हो तब भी मिल जाएगा, यहाँ पे अक्रूवल बेसिस मिलता है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड, एक काटा कौन है, गलत किया है। म्यूनिसिपल टैक्स कितना, 10% पर एनम, तो 10% पर एनम किसका, म्यूनिसिपल वैल्यू का ऊपर हुआ 10%, जहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है कैसे निकालेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है उसका 10%, बट वह 10% कितना होता है, 40 जगह 10% होता है, इस केस में 4,000। बट तुम देखो पेमेंट कितने, पेमेंट फॉर द करंट ईयर एंड ऑल्सो फॉर 6 मंथ्स ऑफ द, दैट इज 1.5 साल का किए, तो 1 साल का होता है कितना, 4,000, 1.5 साल का मतलब 15 महीने का कितना किया, 12 प्लस 6 18 महीने का किया ना हम, इतना आएगा ना। तो याद रहे यहाँ पे 1.5 साल का तुम किया, 1.5 ईयर्स मतलब कितना हुआ, 18 मंथ्स का पेमेंट किया, तो 18 मंथ्स का डिडक्शन मिलेगा तुम। यहाँ पे कितना, पेड फॉर करंट ईयर एंड ऑल्सो फॉर 3 मंथ्स ऑफ द कमिंग ईयर, फ्यूचर का भी किया तब भी आएगा, दैट इज 36 + 3 मतलब कितना हुआ, 39 मंथ्स। तो यहाँ पे कितना आएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू है 3,000, 3,000 का 10% मतलब कितना, 3,000 इंटू 39 मंथ्स का मिलेगा यहाँ पे, राइट, 1 साल का नहीं, यहाँ पे 39 मंथ्स का मिलेगा पेमेंट बेसिस में। ठीक है, और इसमें तो मिलेगा ही नहीं, इररिलेवेंट, इसमें तो मिलेगा ही नहीं, राइट। बस अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन में देखो क्या किया है, वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन है वैकेंसी पीरियड है, तो तुमको संग संग स्ट्राइक करना चाहिए, अरे यार वो तो एक्सेप्शनल रूल से चेक करने पड़ेगा कि एनुअल रेंट जो है तुम्हारा, इस केस में एनुअल रेंट कितना होता है, 3,000 इंटू 12 कितना होता है, 36,000। ठीक है, 36,000 ही हो रहा है ना। एंड एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट व्हिचएवर इज क्या हायर, स्टैंडर्ड रेंट तो है नहीं, तो मेरा केस में 40,000 होगा, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है। तो अब बताओ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एनुअल रेंट में से कौन सा ज्यादा है, एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल रेंट तो पहले भी कम है, तो 2 महीने का अगर माइनस करेंगे वैकेंसी पीरियड, ठीक है, तो और कम हो जाएगा, हाँ कि नहीं, तो यहाँ पे नॉर्मल रूल से फॉलो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, व्हिचएवर इज हायर वाला रूल से फॉलो होगा, बट ये माइनस से दिखाएंगे हम लोग पूरा प्रॉपर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये भी तुम्हारा लेट आउट है, तो यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे एक बार में हो जाए नॉर्मल। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000, फेयर एंड 35, तो ये होगा तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट ना, व्हिचएवर इज हायर। अब क्या करना है हमको, एक्चुअल रेंट कितना है, 33,000, तो 35 और 33 में कौन सा है, 35 होगा, व्हिचएवर इज हायर, ये तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा, उससे माइनस करें म्यूनिसिपल टैक्स पेड, एनएवी आ जाएगा, एनएवी से 30% डिडक्शन, फिर माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000, राइट। ये वाला वापस तुम्हारा फेयर रेंट कितना हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट कितना कैलकुलेट हो रहा है, 30 एंड 35 में से 35 ही आएगा। एक्चुअल रेंट कितना है, 2750 इंटू 12 होगा, नॉट 11, इंटू 12 33। अब क्या करें, जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 33 एंड एक्सपेक्टेड रेंट व्हिचएवर इज हायर, कौन सा, एक्सपेक्टेड रेंट ही हायर हो रहा है, 33 हायर हो रहा है। आगे जीएबी माइनस क्या करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स पेड, तो ये जो दिखा रहा है कैलकुलेट किया हम यहाँ पे, माइनस होगा, क्या आएगा, एनएवी। अब क्या माइनस होगा, 30% ऑफ एनएवी। अब क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब नो, ठीक है। अब ओन रेसिडेंस में सेल्फ ऑक्युपाइड में एनएवी नहीं होगा, सिर्फ सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, इस केस में तो कुछ होगा ही नहीं, बिजनेस वाला में, हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया क्या, मॉर्गेज करके लिया, ठीक है, फुल्ली यूजफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस भी, ठीक है, ओके। इसका बता देते सोल्यूशन मेरे पास यहाँ पे लिखा होगा, तो या फिर हम लाइट लिख के बता देते हैं।
सैलरी 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 पीजीबीपीए कहाँ है, कहाँ सेव कर दे रखे यार, यहाँ नहीं सेव किए क्या, देखो मेरे पास है, हम व्हाट्सएप कर रहे हैं वहां सेव कर रहे हैं, राइट। तुम कैसे आए, कुछ और भी दिया, नहीं कुछ नहीं। बाइक कहाँ रखो, रास्ते में साइड पे रखे हो ना, गेट के पास में, हाँ गेट के पास। स्टिकर स्टिकर, एक मिनट तुम लोग का आंसर शेयर कर देते हैं, सी में क्लास, इसमें इनकम टैक्स सॉल्यूशंस में हाउस प्रॉपर्टी चाहिए ना, ये शेयर कर देते हैं। दूसरा है ये वाला। जब तक खुद से नहीं सॉल्व करोगे समझ भी नहीं आएगा, हम बस अभी कंसेप्चुअली तुम लोग को समझा दे रहे रिविजन का तरह से। क्वेश्चन नंबर कितना था, 2 था ना, ये 2 था ना अभी जो देख रहे थे हम लोग, हाँ हाँ सर। 2 था, ये देखो 1 का यहाँ पे दिया हुआ है जैसे बताए थे, ठीक है, ये तुम्हारा 2 का, देखो 2 वाला में क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ था 40,000, फेयर रेंट है 38, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो भूल जाओ, पूछे बारिश था यार, बस खत्म। ओके, नेक्स्ट सर, एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करना है, एनुअल रेंट है कितना, 30,000 इंटू 2 ना, 36,000 ना। अब हम लोग क्या, सिंस यहाँ पे वैकेंसी पीरियड है, तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस पूरा कर लो, माइनस पूरा कर लो, 6 तो 30 आ रहा। ओके, अब जब ये डिसाइड करेंगे ना सर 40,000 होगा कि 30,000 होगा, तब हम चेक करेंगे पहले इन दोनों में से, राइट, वैकेंसी पीरियड है तो देखो ये पहले ही कम है, पहले से ही कम है, तो यहाँ पे नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा, तो वह पूछे वेरीज आया, बस वही देखो यहाँ लिखा है एक्चुअल एट इस ईयर बट नॉट ड्यू टू वैकेंसी, तो नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा ना यहाँ पे, तुम भी लिखने पड़ेगा इस तरह से, इस फॉर्मेट में पूरा। नेक्स्ट क्या, म्यूनिसिपल टैक्स पेड, तो म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% बोला था, हम 1.5 साल के लिए पेमेंट किए इंटू 1.5 ईयर्स, ये क्या 40,000 इंटू 10% जो किया था, ये क्या 1 साल के लिए आ रहा था, ये गलत है, वो पर मंथ कर लिए थे, हम गलती किए थे, ये 40,000 का 10% 1 साल के लिए 4,000 हो रहा है एक्चुअली, तो 1.5 साल के लिए कितना 6,000 ही होगा, ठीक है, तो एनएवी कितना आया 34,000 आया। अब क्या माइनस होगा तुम्हारा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, इसका 30% इतना, अब इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे क्या है नील, बिकॉज यहाँ पे इसने क्वेश्चन में एक चीज देखो, हम लोग जो वहाँ पे रीड नहीं किए, देखो नीचे में एक नोट्स था, आगे क्वेश्चन में देखो नीचे में एक नोट्स था, कौन सा घर को मॉर्गेज किया था, हाँ ये, मिस्टर भादुरी हैज मॉर्गेज दी हाउस ए को मॉर्गेज किया, किस लिए, लोन लिया था, एंड दिस लोन इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बी, तो मॉर्गेज चाहे कोई भी घर को करे, ठीक है, बट कौन सा घर के लिए तुम लोन लिया है, बी के लिए, तो उसी घर के लिए मिलेगा, ये जो ये है यहाँ होगा एक्चुअली, ये यहाँ था, तो बी में मिलेगा, ए में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये नोट रीड करना था, इसीलिए क्या हो रहा है, बैक बैक बैक, क्वेश्चन पढ़िएगा फिर से, इसीलिए देखो यहाँ पे नहीं मिल रहा, बिकॉज डिडक्टिबल अगेंस्ट हाउस बी, मॉर्गेज किए थे हम लोग हाउस बी को ना, तो बी का उसमें जाएगा, ये नॉर्मल रूल्स जो हम लोग कराए थे बुक में है कंसेप्ट, वहां पे लिखा हुआ, जिस अगर कोई एक घर को लोन मॉर्गेज करके दूसरा घर का लोन लेते हैं, तो जिस घर के लिए तुम लोन ले उसी घर का इनकम के साथ माइनस होगा, तो बी के साथ माइनस होगा, नॉट दिस, ये नोट लिखना जरूरी है। तो ए का इनकम आ गया इतना, अगेन तुम क्या करेगा, बी का इनकम क्या है, ये स्टैंडर्ड रेंट, ये क्या है तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट है, म्यूनिसिपल वैल्यू, ये क्या है तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 30,000 35,000, व्हिचएवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं। अब ना हो तुम्हारा क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट कितना है, इतना ही आ गया ना 33,000, तो याद रहे यहाँ पे एक्चुअल रेंट वर्ड बोला है, सिर्फ माइनस क्या होता है, माइनस करना ओनली यू आर अनरियलाइज रेंट, नॉट आउटस्टैंडिंग रेंट,
राइट, ये याद रखना। यहाँ पे गलती होगा, यहाँ पे क्या करना है 2750 इंटू 11 नहीं करना है, ओके 12 करना है। सो माइनस क्या होता है अगर आपका ये रहता है अनरियलाइज्ड होता तब, बिकॉज ये एक्रूअल बेसिस हम लोग फॉलो करते हैं, मिल तो जाएगा ना रेट इनकम, तो ना हुई से बड़ी हायर ये। अब क्या है यहाँ पे तो वैकेंसी ऐसी भी था नहीं, नॉर्मल रूल्स। अब यहाँ पे इसका 3000 इंटू 1.25 ईयर्स हो रहा है, कितना महीने का देख लेना, वहाँ पे हो रहा था म्यूनिसिपल टैक्स पेड। ठीक है, ये भी आया। अब डिडक्शन मिलेगा दो चीज का, ये अब डिडक्शन मिलेगा ना 30% ऑफ दिस एनएबी। ठीक है, स्टैंडर्ड लोन 25 से जो यहाँ मिला, और हाउस सी क्या है सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो यहाँ पे नील इंटरेस्ट लोन 25,000, वहां पे था 25,000 लिखा हुआ, बस इतना। तो तीनों घर मिला के 5675। ठीक है, नील है ना इन्हें भी, हाउस सी तो सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये क्या है सेल्फ ऑक्युपाइड है ना, तो इन्हें भी नील होगा, तो सिर्फ क्या मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन बस। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आया शिवांशी? हाँ सर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें। ये 3 नंबर बाद तुम लोग खुद से कर लेना, इजी है, हम थोड़ा अच्छा समझ निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 उठाते हैं हम। ठीक है, 3 4 5 जो है ये खुद से तुम लोग कर लेना, एकदम इजी है। हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से फोकस करते हैं। दिख रहा होगा तुम लोग को स्क्रीन में, इसको रीड करो तो शिवांशी के क्वेश्चन को। रीड करो, अरे जोर से चिल्ला मत, लाउडली जैसे सबको सुनाई मिले। शर्मा रही हो तुम, छोड़ो हम ही रीड कर देते। क्या है, आराम से धीरे सुस्ते क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑन 1 मई 2000। ये डेट हम चेंज कर देते हैं, ये डेट को न्यू मैथ किस हिसाब से तुम्हारा आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से कर देते हैं। तो वही डेट रहने दो। ठीक है, डेट से क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 मई 2019 है यहाँ पे। ठीक है, सोल्यूशन में बस तुम्हारा डेट चेंज होगा, डेट चेंज करना सोल्यूशन में। ठीक है, तुम इसको 2020 भी कर सकते हैं। तो सपोज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1 मई 2019 को। ठीक है, 19 नहीं 18 नहीं है, 18 को किया। ठीक है, बाय टेकिंग अ लोन ऑफ ₹2 लाख लोन लिया था, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 2021। यहाँ पे क्या किया है लोग 20 किया है। ठीक है, 20 करके करते हैं, 20 को लोन लिया था 1 मई 2018 को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, तुम अपने हिसाब से इसको डेट को चेंज भी कर सकते हो, 20 को तुम 22 कर दो, करंट वाला कर दो, ये कर दो, या 18 रहने तो यहाँ पे तुम 22 कर दो, न्यू मैट में 22 हो जाएगा, जो भी है। बेसिकली ये तुम्हारा करंट ईयर होगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम समझाएंगे तुम लोग को, वही लेके करते हैं। तो कौन सा साल तुम्हारा हाउस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, 2021 में कंप्लीट हुआ। ठीक है, लोन कब लिया था तुम 2018 में। नाउ इफ आई आस्क यू कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बताओ, तो कहाँ से स्टार्ट होगा प्री कंस्ट्रक्शन, जब से लोन लिए थे 1 मई 2018 से लेके जब मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ कब 2021 में, उसका प्रीसीडिंग ईयर क्या है 1920, हाँ कि नहीं। 1920 का लास्ट डेट क्या है 31 मार्च 20, ये है ना, ये है ना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इससे लेके यहाँ तक ये है ना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कितना मंथ्स होता है 11 मंथ्स, नहीं ज्यादा होगा ना, 18 19 20 18 है तो 12 12 कितना हो गया भाई, 18 के बाद 19 में 1 साल हुआ। अच्छा 1 साल के बाद मई के बाद यहाँ पे तुम काउंट करो, हाँ 1 साल तो 12 11 तुम्हारा हो गया कितना, जो भी होगा कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे, उतना मंथ्स होगा यहाँ पे। ठीक है, 11 मंथ्स क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली बेसिकली 19 करा, पुराना सम्स के हिसाब से किया ना, तो ये 31 मार्च 19 होगा, एक्चुअली लास्ट ईयर तो 19 होगा, वही हम सोचे गलती कर रहे, ये 19 होगा, 19 होगा ना। 1 जुलाई 2020 ईयर क्या है 2021, उसका पिछला साल क्या है 1920, नहीं 20 होगा, तब तो ये 20 होगा, तब ये
चेंज हो जाएगा, 11 मंथ्स नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा। तो तुम्हारा होगा मई से लेके मई 12 महीना हो गया, और अगर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मई मतलब हो गया अप्रैल 1 11, दैट इज 12 + 11 कितना हुआ 23 मंथ, तो 23 मंथ्स हो जाएगा तब तुम्हारा, 23 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो तुम लोग को जो हम सोल्यूशन देंगे, तो वहां पे डेट इसको लेके काउंट किया है, यहाँ पे डेट जो चेंज करके किया, तो वहां पे उस हिसाब से बस चेंज कर लेना सोल्यूशन। ठीक है, ये मंथ जो है यहाँ पे 23 आ रहा है बिकॉज हम यहाँ पे 20 पकड़े हैं। ठीक है, और उधर कितना 18? और यहाँ पे 18 है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे किए हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ 31 मार्च 20 होगा, बिकॉज 1 जुलाई 2020 को है, तो लास्ट डेट ईयर का 1920 हो रहा है, 1920 का लास्ट डेट क्या है 31 मार्च 2020, राइट। ये मेरा 23 मंथ्स हो रहा है रिकंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ठीक है, एनुअल फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इतना है। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इतना है, लोन इज स्टिल अनपेड। ओके, करना क्या है हमको, बेसिकली करना क्या है, इनकम कैलकुलेट करना है हमको यहाँ पे। ओके, अब नाउ ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन वाला सम्स है प्लस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है ना इसमें, राइट। फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन भी है इसमें, एंड सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट भी इसमें है ना, बिकॉज मेरा घर कंप्लीट हुआ सपोज 2020। ठीक है, तो इससे पहले लोन लिए थे, तो इसी साल से अगर मानते इसी साल में हम फर्स्ट इनकम कैलकुलेट किए होंगे, तो इनकम करेंगे हम, तुम्हारा क्वेश्चन में 22 बोल के आएगा सामने, तो उस साल जो इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो उस साल मेरा ओनरशिप कितना था, जुलाई से अगर काउंट करेंगे अप्रैल में जून, दैट इज 9 मंथ्स, है कि नहीं, दैट इज 9 मंथ्स हो रहा है मेरा ओनरशिप, राइट। मेरा ओनरशिप, अच्छा उसके बाद कुछ कहानी है नीचे में अभी तक खत्म नहीं हुआ था। प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट, 2 यूनिट है, यूनिट 2 यूनिट्स, उसमें से आधा लिखा है समझ में नहीं आ रहा, रुको बुक में देख लेते हैं क्या है। ऐसा तुमको नया पीडीएफ देने से अच्छा रहता है, जो पुराना पीडीएफ है ना इसलिए डेट चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से न्यू बुक का पीडीएफ। सर वो टाइम का कैलकुलेशन एक बार फिर से आप बता पाएंगे? हाँ हाँ बता दे रहे, अब सॉल्व करके हम दिखा दे। डेट के दिक्कत। ठीक है, तुम लोग का जो ये डेट है ना हम चेंज कर दें न्यू मैट का हिसाब से। ठीक है, सब सब मिटा जो भी लिखा हुआ रिमूव इट। ठीक है, डेट चेंज कर देते न्यू मैट का हिसाब से। मिस्टर एक्स स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन 1 मई 2020, कर लो इसको काट के कर लो, 6 नंबर है ना, 1 मई 2020, बस तुम्हारा सोल्यूशन में यही डेट का हिसाब से है। ठीक है, उसको उस हिसाब से चेंज कर लेना। 2 लाख रुपया लोन लिया, और काम कब कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन 1 जुलाई, कब हुआ 1 जुलाई 2022 में, तो कौन से एरिया में फॉल करता है ये 22-23 में फॉल करता है, करेक्ट। तो अगर तुमको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चाहिए, इसका प्रीसीडिंग ईयर क्या है, प्रीसीडिंग ईयर क्या होगा 21 20 1 22 23 का पहले क्या था 21 22, उसका लास्ट डेट क्या है 31 मार्च 22, राइट। तो इन दैट केस तुम्हारा लिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा 1 मई 18 से लेके 31 मार्च 2022, कितना महीना होता है, ये मंथ भी चेंज हो जाएगा, काउंट करो, समझ में आ रहा शिवांशी, फर्स्ट में अब तुम काउंट करो कितना महीना होता है, मई से लेके मई कितना हुआ 18 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 21, दैट इज 3 साल तो यहीं पे होगा, 36 महीना तो यहाँ पे हो गया। आप 21 का मई के बाद से 31 मार्च तक काउंट करो, तो कितना महीना हुआ वहाँ पे 11 मंथ, आगे नहीं, दैट इज 3 12 वहाँ पे 36 मंथ्स हो गया, और यहाँ पे 11 मंथ्स, कितना महीना होता है 36 + 11 कितना होता है 47 मंथ्स, दैट इज तुम्हारा इस हिसाब से अगर चलेंगे तो आएगा मेरा 47 मंथ्स, राइट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट। फर्स्ट 20 होगा। अच्छा सॉरी, ये सॉरी गलती हुआ ना, ये भी तो 20 है, सॉरी सर ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी हम लोग चेंज करना था, करेक्ट, ये भी चेंज हो जाएगा ना, ये तो 20 से स्टार्ट होगा, मेरा लोन लिए थे 20 से, तो 20 से 31 मार्च 2022, 20 के बाद तुम्हारा 21 1 साल हुआ, वहां पे 11 महीना, दैट इज 12 + 11 हो गया जाके तुम्हारा 23 मंथ्स, तो 23 मंथ्स होगा, 21 के बाद वहां पे 22, हाँ 23 मंथ्स, 23 मंथ्स आ रहा है। ठीक है, अब क्या है तुम्हारा क्वेश्चन में एनुअल वैल्यू वगैरह दिया हुआ है, उससे पहले आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्या बोला, यूनिट 1 इज सेल्फ ऑक्युपाइड, मतलब जो बोल रहा है यहाँ पे ये जो यूनिट है ना,
यूनिट 1 जो है ये तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड है। ये क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ ऑक्युपाइड है यूनिट 1, ठीक है। एंड यूनिट 2 जो है लेट आउट है। इसका मतलब एक घर है, उसमें एक प्रॉपर्टी में 2 यूनिट है, सपोज फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। तो ये क्या हुआ? एरिया वाइज लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया ना। ये तीनों कंसेप्ट मिक्स कर दिया। एरिया वाइज हो गया, फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन आ गया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी यहाँ पे आ गया, सभी आ गया। कितना लेट आउट जो किया था? 40,000 करके। कब से किया? 1 जुलाई 2022। ये डेट चेंज कर दिया, 2022 से किया। कब तक किया? 31 दिसंबर 2022, ठीक है। तो क्या महीना लेट आउट किया ये? जुलाई से जुलाई मतलब 6, कितना मंथ हुआ? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 मंथ्स हुआ तुम्हारा लेट आउट किया। नहीं नहीं, 31 मार्च 2022 उसी साल का ही दिसंबर तक किया। तो क्या हुआ? 6 मंथ्स लेट आउट किया। तो बाकी पीरियड इसका मतलब क्या था? वैकेंट था? नहीं, बाकी पीरियड वैकेंट नहीं था, सेल्फ ऑक्युपाइड था। दैट इज ये कौन सा हो गया? पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड। एक तो एरिया वाइज तो है ही ये सेल्फ, बट दूसरा वाला जो घर है यूनिट नंबर 2, वो पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ। अगर पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड होता है तो क्या प्रॉपर्टी मान के जाते हैं? लेट आउट की मान के जाते हैं, है कि नहीं? ओके। अब क्या है तुम्हारा पास? ये जो एनुअल वैल्यू है, एनुअल रेंट है, ये क्या है? पूरा घर का दिया हुआ है, मैंने पूरा प्रॉपर्टी का। बट तुम्हारा तो यूनिट 1 यूनिट 2 है, तो ये हाफ अप हो जाएगा ना प्रोपोर्शनेटली। याद है एरिया वाइज लेट आउट इसमें क्या होता है? तो हाफ अप हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज यूनिट 1 यूनिट 2, तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा जब कैलकुलेशन के लिए, राइट। दूसरा चीज, ये फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्यूटेशन है, मतलब 1 जुलाई 2022 के महीने का ओनरशिप है मेरा। 1 जुलाई के अप्रैल में बाद चले जाएगा, तो 10 मंथ्स का मेरा ओनरशिप है, राइट। ओनरशिप 10 मंथ्स है ना। तो ये जो हाफ अप करने के बाद जो अमाउंट आया था, वो फिर क्या 9/12 हो जाएगा ना? मैं 10/12 हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 12 इंटू 10 हो जाएगा ना, बिकॉज हमको फर्स्ट ईयर ऑफ कंपटीशन वाला सम है। बिकॉज हम जब ओनर 9 मंथ्स का थे, सॉरी 10 मंथ्स का थे, आप ये डेटा जो दिए हो आप 12 महीने का, ये तो गलत है। इसको आपको क्या करने पड़ेगा? 10 मंथ्स में कन्वर्ट करने पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? अच्छा, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला सबसे, इसका हम सोल्यूशन भी बता देंगे कैसे क्या, ठीक है। ये सम्स जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके साथ रेफर करना है। इसलिए देखो यहाँ पे हम जब तुम लोगों के पास बुक आ जाएगा हम बता देंगे, तुम लोग एक बार कंफर्म कर दो तो हम बता देंगे बुक कैसे लेना है। तो तुम लोग क्या करना, घर में जब करोगी तो यहाँ पे ये कर लेना कि सर ये वाला कंसेप्ट के ऊपर ये वाला सबसे मार्किंग कर लेना बुक में। जैसे कि ये वाला कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 हम जो बताया ना, रेफर क्वेश्चन नंबर 6 3.19। यही क्वेश्चन था ना अभी जो कर रहे थे हम लोग, यही कंसेप्ट को बताया। इसमें सब कुछ घुसा हुआ था, फर्स्ट ईयर ऑफ कंपटीशन है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, एरिया वाइज लेट आउट सब कुछ है। एक सम्स करेंगे सब कुछ कवर हो जाएगा मेरा ना। एग्जाम से पहले यही टाइप का सम्स तो देख के जाना है, ठीक है। अब तक इसको सॉल्व कैसे किया हुआ देखो, अगर नहीं भी किया रहेगा तो हम करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। देखो यहाँ पे जो आंसर है, जो हम बुक का पीडीएफ भेजे उसी हिसाब से है, इसीलिए तुम्हारा ये आंसर चेंज होगा। नहीं 23 मंथ तो हम लोग अभी निकला था ना, ठीक है। 23 मंथ आ रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट में 2018 से लेके 1 जुलाई 2020, तो हम जो बुक में जिस तरह से किए उस हिसाब से देख लेना क्या डेट लेके वहां पे किए हैं। तो बेसिकली क्या आ रहा है तुम्हारा? 23 मंथ्स आ रहा है, ठीक है। तो 23 महीना का इंटरेस्ट कितना होगा? लोन था तुम्हारा 2 लाख का, तो 1 साल का इंटरेस्ट होता है इतना, डिवाइड 12, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना? इंटू 23, तो 46,000 आया पूरा 23 मंथ्स का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। और हमको जो डिडक्शन मिलेगा कि इसका 1/5 करके, दैट इज 9,200 हर साल। अब है करंट ईयर में हम कौन से ईयर में खड़े हैं? 21-22 में खड़े हैं ना, 1 जुलाई 2022 था। मेरा क्वेश्चन में क्या था? 1 जुलाई 2022, दैट इज हम 22 थे इसमें खड़े थे, ठीक है। हम लोग जो क्वेश्चन किए थे ये था मेरा केस में 1/5/2020 था ये, राइट। और ये था 1 जुलाई 2000, क्या था यहाँ पे 21 था क्या? 20? नहीं नहीं नहीं, 22 22। नहीं, 1 जुलाई नहीं, 31 मार्च था ना। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ना, लोन कब लिए थे हम लोग यहाँ पे? लोन यहाँ पे कब लिए थे? 1 मई को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा 31 मार्च 2022 था।
तो इसीलिए 23 महीना मैच कर रहा है। यहाँ भी 23 मंथ, यहाँ बट डेट चेंज हो गया तुम्हारा, राइट। ओके, तो सर अब हम ये 21-22 नहीं है, मेरा केस में हम क्या करें 22-23 में कर रहे, राइट। ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा केस में। तो करंट ईयर में तो मिलेगा 24,000 प्लस सर जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट था। 2,12,000 हाँ 2 लाख ही है, नॉट ये, और 120 होगा, 120 कम हो गया, ये 2 लाख होगा, ठीक है, ये 2 लाख है। 20,000 और 2 लाख ऐड कर दो, 2 लाख हो गया, उसका 12% 24,000 प्लस करेंट पीछे 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो टोटल इतना मिलेगा डिडक्शन। वर्किंग कर लिया पहले, ओके। अब 24,000 के वन। हाँ 24,000 का 1/5 का, ये 46,000 इंटू 1/5 ना, हाँ, इसका वन। इसका दैट इज 9,200 आ रहा है इसका ना, ये तो करंट ईयर का इंटरेस्ट तो फुल मिलेगा, ठीक है। अब ये जो है पूरा प्रॉपर्टी का है, मतलब यूनिट 1 यूनिट 2 मिलाकर। तो ये क्या हम तुम मेरा क्या केस, मेरा केस में एक प्रॉपर्टी है, तो एक प्रॉपर्टी में टोटल तुमको 33,200 मिलेगा, पर तुम्हारा घर तो 2 है, यूनिट 1 यूनिट 2, तो इसमें हाफ मिलेगा ना, 33,200 जो हाफ हाफ हो जाएगा ना भाई। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इसमें हाफ कहाँ गिर गए, 16,200 हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा ना। कितना हुआ इसमें 16,600, इसमें 16,600, हाफ 2 घर है ना इसका, तो हाफ हाफ हो जाएगा एरिया वाइज। अगर ये रेशियो रहता 3/4 1/4 तो उसी हिसाब से होता है, यहाँ पे हाफ हाफ है, ओके। दूसरा, अब जब हम यूनिट 2 को लेट आउट किए थे ना, तो यूनिट 2 का लेट आउट जो किए थे कब से कब तक किए थे, जुलाई से दिसंबर 6 मंथ्स, सेल्फ अवॉइड जनवरी टू मार्च, तो ये क्या है पीरियड वाइज, क्या ये पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड। इसको क्या मान के करना है हमको, एज इफ लेट आउट मान के सम्स करना है, तो नॉर्मल जैसे सम्स करते वैसे ही करेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। अब तुम प्रॉब्लम ये है सर, दूसरा वर्किंग क्या करना है, तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ कि म्यूनिसिपल वैल्यू है 2 लाख 4 लाख, वो हाफ हो जाएगा ना। वो भी तुम्हारा हाफ आ गया यहाँ पे, एक्चुअल रेंट तो एक्चुअल में आएगा वो, तो ये हाफ किस लिए आया, बिकॉज 2 घर था इसलिए हाफ हाफ हुआ। अब ये 9/12 क्यों है, बिकॉज फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन सर, फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्यूटेशन है ना ये, इसलिए 9/12 करे ना। ओनरशिप कितना है 9 मंथ्स, ओनरशिप कितना था मेरा 9 मंथ्स का था ना, ओनरशिप कितना है 9 मंथ्स है ना, तो इसलिए 9/12 कर 9 मंथ्स आ रहा था ना कि 10 मंथ्स आ रहा था। 1 जुलाई है ना, तो 1 जुलाई मतलब तो 9 मंथ्स ही होगा, हम 10 मंथ्स करे, 10 मंथ्स तभी होता है जब 1 जुलाई, अप्रैल मई 1 जुलाई 9 मंथ्स कैसे हो रहा है, अप्रैल में जून, हाँ 9 मंथ्स ही हो रहा था, ठीक 9 मंथ्स, ठीक है 9 मंथ्स का ओनरशिप है, तो इसलिए यहाँ पे ये कर ली, ठीक है। ये वर्किंग लॉस अभी हम किए, और सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या होगा 2 लाख 2,40,000 दिस ये। अब जब हम सम्स सॉल्व करेंगे देखो क्या आ रहा है, लेट आउट वाले में क्या आएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू 9/12 करके जो आ रहा है 1,50,000, ये जो करके आया ना 1,50,000, ये आएगा फेयर रेंट 1,80,000, 1,80,000 कैसे आया हुआ ये सर, 4 लाख क्वेश्चन में था, 4 लाख का कितना 50% आया होगा यूनिट 1 इंटू 9/12 किया ना तब आया। ये कितना था फेयर रेंट, ये 4,80,000 था, 4,80,000 तो 2 घर का ले है सर, एक घर के लिए 50% इंटू 9/12, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है एक्सपेक्ट, अब क्या है विच एवर इज आया एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,40,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना एक्चुअल रेंट कितना है, 6 मंथ्स का लेना है हमको, यहाँ पे कितना करके रेंट था 50,000, तो 50,000 इंटू के मंथ हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअल रेंट तुम्हारा कितना था 40,000 है, तो यहाँ पे यूनिट 2 यहाँ 50 ही लिया, अच्छा क्वेश्चन में हम लोग अब नया बुक में 40 है, यहाँ पे 50 है, देख लें क्वेश्चन में क्या है, ये लोग 40 लेके किया है, बेसिकली ये लोग क्या किया है 40,000 लेके किया है, 40 × 6, तो क्वेश्चन में देख लेना, न्यू मैथ में देख रहे हैं, सॉरी 40 ही तो है क्वेश्चन में, 40 × 6 ये ठीक है, ठीक है 2,40,000। तो अब क्या पूछे बड़ी सहायक नॉर्मल है कि कोई वैकेंसी टैकेंसी नहीं है यहाँ पे से। अब म्यूनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ था क्वेश्चन, माइनस की एनएबी आ गया, डिडक्शन हो गया 30% वाला, राइट। और इंटरेस्ट लोन क्या हाफ हाफ मिलेगा, इसमें हाफ उसमें हाफ, यूनिट 1 में बस, ये रहा तुम्हारा यूनिट बी का इनकम। यूनिट 1 का क्या एनएबी नहीं है, बस इसी का मिलेगा इंटरेस्ट का ये, अब ये दोनों को मिलाकर वो माइनस है या प्लस है, नेट में यही मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा सम से इसको तो करना ही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम समझा देते हैं, ये तुम लोग का घर पे करना है।
जूम पर ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लास्ट सम्स। उसके बाद सब तुम लोग को होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सम्स को अगर हम लोग देखें, ये पुराना मैट का स्कैन है बोल के तुमको डेट अलग लगेगा, नया मैट में जो है डेट करेंट का ही मिलेगा, ठीक है। बस सोल्यूशन जो है इसी मैट के हिसाब से दिया हुआ है वहाँ पे, तो इसी डेट के साथ ही हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, 7 बोले ना, देखो सेम ही है पूरा, वो समझ में आ रहा है, वो पिछला क्लास से सब लिंक कर पा रहा है ना ग्रुप में, ठीक है। और आज ही जाके तुम लोग को ना ये चीज रिवीजन है, ऐसे नहीं कि छोड़ देना है, तुम भूल जाओगे। इनकम टैक्स ऐसा चीज है जहां तुम टच छोटा तो सब कुछ भूल गया। और ये अकाउंट्स नहीं है कि सर याद रहे, इनकम टैक्स भूल गया मतलब खत्म। यहाँ पे तुमको हर चीज याद रखना है, रटना नहीं है, सब कुछ तुमको याद रखना। तो ये बार बार पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। हम और एक चीज क्या करते हैं हम ना, हर चैप्टर के एंड में, सपोज ये 4 दिन लगा मेरा इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कराने में, ओके, तो हम इसको 1 घंटे में क्विक रिवीजन करके अपलोड कर देंगे। इसको तुम जब भी फ्रेश स्टार्ट करोगे घर पे, आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद, एक बार वो क्विक रिवीजन देखना, उसके बाद तुम स्टार्ट करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर एक्स एंड वाई कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस ऑन अ पीस ऑफ लैंड, जमीन पे घर बनाया है, परचेज बाय देम एट, जो भी है, कोलकाता कोलकाता, एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1/8/2019। इसी डेट लेके हम लोग चलते हैं, ओके। एग्जाम में डेट अलग रहेगा, चेंज हो जाएगा बेसिकली। नया मैट, न्यू मैट में ये डेट 2 साल आगे हो जाएगा, ये भी 2 साल आगे हो जाएगा, ठीक है। एंड कंप्लीट ऑन 31 मार्च 2020 को कंप्लीट हुआ। अगर हम तुमसे पूछे यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कौन सा है, तो क्या करोगे, लोन टेकन। तो यहाँ पे लोन टेकन कहीं पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे जब से काम स्टार्ट हुआ था तब से लेके जिस साल काम कंप्लीट हुआ उस साल का पिछला साल का लास्ट डेट। तो इस केस में तो कोई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है ही नहीं। देखो करंट ईयर क्या है तुम्हारा 1920, पिछले साल भी क्या 1920, 1990, तो इस केस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट नहीं है ना, नहीं है ना, करंट ईयर ही है। तो ये एनीवे बिकॉज एक ही साल में कंप्लीट हो गया ये। अब एक्स ऑक्युपाइड द इंटायर हाउस कब, 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो उसको ओनरशिप मिला है 1 अप्रैल से मिला, तो पूरा 12 महीना था। यहाँ पे वो फर्स्ट ईयर वाला कंपटीशन आने से भी वो डिवाइडिंग फैक्टर n/12 का जरूरत नहीं है। यहाँ पे 12 महीने का डेटा है ना, ओनर तो पूरा 12 महीने के लिए था वो, तो यहाँ कोई झमेला ही नहीं है। जब ये हम लोग कर रहे थे ना ओनरशिप का, सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं बोला, ऑक्युपाइड द इंटायर हाउस, मतलब कंस्ट्रक्शन करने के बाद ऑक्युपाइड कर लिया, ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड ही अभी अभी तक तो पढ़ के लग सेल्फ ऑक्युपाइड है बोला, अब आगे पता चलेगा। नाउ वाई, ये तो हमारा एक्स का था बेसिकली, तो एक्स भी घर बनाए वाई भी घर बनाए, तो एक्स का तो देख के लग रहा है कि एक्स सेल्फ ऑक्युपाइड है, दूसरा लेट आउट था ही नहीं, ठीक है। दूसरा इसको छोटा पता कर लेते हैं। अब वाई क्या है, स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन और 1/1/19 को स्टार्ट किया, कंप्लीट कब हुआ इसका, 31 जुलाई, बुक देखो तो 31 जुलाई 2006 है नहीं प्रिंट, पुराना बुक ओपन कर, 1 मिनट डेट बता देते इसका स्कैन कैसे नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, 31 जुलाई 2021, यही है ना। उसके बाद 21 नहीं होता 22 हो जाएगा, 31 जुलाई 2020, ये क्या होगा, 31 जुलाई 2020, ये उससे पहले वाला मैट है, स्कैन है, ठीक है। बट न्यू मैट में ये सब डेट 22 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बस पुराना मैट के हिसाब से समझा देते हैं। नाउ बिकॉज ये स्कैन हम पुराना मैट से किए थे, न्यू मैट का स्कैन करने का टाइम नहीं मिला था, इसलिए 31 जुलाई 2020, ठीक है। एंड ऑक्युपाइड यूनिट 1 ऑन, कंप्लीट तो हो गया 31 जुलाई को, ठीक है। और उसके ठीक नेक्स्ट डेट ही वो ऑक्युपाई कर लिया, तो ये भी यूनिट 1 है, इसका मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड है। और यूनिट 2 जो उसका लेट आउट है, दैट इज वाई का पास 2 घर है, एक यूनिट 1 एंड एक यूनिट 2। यूनिट 1 उसका क्या हो गया, सेल्फ ऑक्युपाइड, यूनिट 2 क्या हो गया, लेट आउट। देखिए एरिया वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड, दो अलग अलग घर का कैलकुलेट करना है। इस केस में क्या होगा, एरिया वाइज अगर रहता तो म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर एंड सब हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर इवन इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा। हाउएवर द टेनेंट, क्या लिखा है, हाउएवर टेनेंट वैकेटेड द हाउस, ये खाली कर दिया, वैकेटेड द हाउस ऑन 31 दिसंबर 2020 को, एंड वाई ऑक्युपाइड द इंटायर हाउस ड्यूरिंग द पीरियड। तो दिसंबर खाली हो गया कब, दिसंबर, उसके बाद का जो 3 महीना है क्या था,
सेल्फ ऑक्युपाइड था। दैट इज यूनिट 2 जो है पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। क्या है पीरियड वाइज ना। यूनिट 2 जो है पहले लेट भाई एरिया वाइज तो यूनिट यूनिट माने पूरा घर ही है। यूनिट 1 यूनिट 2 इटसेल्फ अलग अलग है। अब यूनिट 2 में भी दो पार्ट हो गए ना, पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड। तो यहाँ पे लेट आउट मान के सम सॉल्व करना है, राइट। तो नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आया, ठीक है, इसको हम ऐसा करके दिखाते हैं। अब समझ में आएगा। देखो एक है तुम्हारा क्वेश्चन में एक्स है, एक तुम्हारा वाई है, ठीक है। तो एक्स जो है उसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया, 1 अगस्त 2019 को। एक साल पीछे होगा, पुराना मैथ के हिसाब से हम बता रहे। कंप्लीट कब किया ये, 31 मार्च 2020 में। तो यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, नील, बिकॉज एक ही साल में स्टार्ट किया उसी साल में खत्म कर दिए। ओके, आप ये जो है इंटायरली सेल्फ ऑक्युपाइड है, करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी बचे सर वाई। वाई का एक नहीं है, दो घर है, यूनिट 1 यूनिट 2। इसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक होगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक होगा, ये तुम्हारा घर बनाने स्टार्ट किया था 1/1/2019 को, ठीक है, एंड कंप्लीट किया है 31 जुलाई 2020 को। तो ये कौन से ईयर में फॉल करता है, 31 जुलाई 2020, 1/1/19, ठीक है। और ये है तुम्हारा, ये भी तो तुम्हारा, इसका भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं है, सेम ही ईयर में हो गया इसका भी। देखो है इसका है 31 जुलाई 19, ये कौन सा ईयर होता है, ये होगा तुम्हारा 2021 ना। इसका प्रीसीडिंग ईयर क्या होगा, 1920। यस, इस केस में है ना 31 मार्च 20। इस केस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, राइट, बिकॉज अब 20 को कंप्लीट किया तो अगला दूसरा साल है ना, 2021 चल रहा है, ये इसका मतलब पिछले साल 1920 उसे लास्ट 31 मार्च। तो यहाँ पे 3 महीना बेसिकली उसका क्या हो रहा है, 3 महीना नहीं, वहां पे तुम्हारा 12 और यहाँ पे तुम्हारा 3, दैट इज 15 मंथ्स। दैट इज 15 मंथ्स जो है, 19 में पूरा 12 मंथ्स हो गया, यहाँ पे 15 मंथ्स, 15 मंथ्स ही हो रहा है। 15 मंथ्स तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आया। ठीक है। अब तुम्हारा बोल रहा है क्वेश्चन में यूनिट 1 क्या है, बोल दिया क्या, यूनिट 1 देखो क्या बताया, सेल्फ ऑक्युपाइड है, बोला ना, एक्स ऑक्युपाइड सेल्फ ऑक्युपाइड है, बस कोई खत्म नहीं, झमेला नहीं। अब यूनिट 2 का बारे में क्या बोल रहा है, यूनिट 2 को जो लेट आउट किया, यूनिट 2 जो है तुम्हारा लेट आउट है, तो ये जो है, हाँ, यूनिट 2 क्या है, लेट आउट है, एलओ मतलब लेट आउट है। कितना दिन के लेट आउट किया था, क्वेश्चन में बता दिया है तुम्हारा, कहाँ से कहाँ तक था, लेट आउट किया है 1 अगस्त से लेके 1 अगस्त 2020 से लेकर दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2020, मतलब कितना महीना होता है, 6 मंथ। एंड बैलेंस दैट इज 1 जनवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक क्या था, सेल्फ ऑक्युपाइड था, ये खुद रह रहा था वो घर में। समझ में आ रहा है शिवांशी, ये 8 से लेके काउंट करो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ 5 मंथ्स, करेक्ट, 5 मंथ्स, ठीक है, 5 मंथ्स हुआ। 5 मंथ वो सेल्फ नहीं, 5 मंथ तो तुम्हारा लेट आउट है, ये लेट आउट है ना, उसके बाद तो बोला ना कि ये तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया, राइट। तो एक घर कुछ दिन लेट आउट, कुछ दिन सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो उसको क्या घर मान के चलेंगे, लेट आउट ही मान के चलेंगे हम लोग, राइट। पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड वाला कहानी है,
राइट, लेट आउट ही मान के चलेंगे हम लोग यहाँ पे। बोलो अब समझ में आया कि नहीं समझ में? ये तो तुम्हारा, ये तो सम सॉल्व होगा एज अ सेल्फ ऑक्युपाइड, ए बी एज अ सेल्फ ऑक्युपाइड, तो ये वाला यूनिट 2 क्या होगा, एज अ लेट आउट बोल के सेल्फ सॉल्व करेंगे। माना कि कुछ दिन तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड है, तब भी लेट आउट का बस 5 मंथ्स का रेंट ही मेरे रिलेवेंट होगा क्वेश्चन में। बस समझ में आया शिवांशी? हाँ सर। ये वाला क्या है, एक्स का तो सेल्फ ऑक्युपाइड है पूरा, सिर्फ एनए भी नील होगा, इंटरेस्ट एंड लोन का डिडक्शन मिलेगा। इवन वाई का भी यूनिट 1 क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, एनए भी नील होगा, इंटरेस्ट एंड लोन का सिर्फ डिडक्शन मिलेगा, खत्म। इवन वाई का जो यूनिट 2 है, वो भी माना है कि कुछ दिन लेट आउट है, कुछ दिन सेल्फ ऑक्युपाइड, बट इसको तो हम लोग क्या करते हैं, लेट आउट ही मान के चलते हैं। तो पूरा सम्स एज इट इज नॉर्मल होगा, सिर्फ रेंट जो है 5 मंथ से कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक्चुअल रेंट होगा। और दूसरा चीज यहाँ पे, ये तुम्हारा म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट जो है, ये हाफ हाफ हो जाएगा, बिकॉज दो घर है, यूनिट 1 यूनिट 2। इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, दो घर है ना, यूनिट 1 यूनिट 2, बस यही होगा, है कि नहीं? पूरा जो कंसेप्ट आज हम लोग सीखे उसी का ऊपर सम्स है। देखो इसका सोल्यूशन जो हम तुमको बताएं, देखो 7 नंबर का, देखो क्या किया हम लोग यहाँ पे। एक्स का क्या है, एनए भी नील होगा ना, बिकॉज सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है एक्स वाला का, तो एनए भी नील, सिर्फ लोन का इंटरेस्ट मिलेगा, डिडक्शन 60,000 आ रहा, 2 लाख का अंदर ही मिल जाएगा। When loan is taken and construction of the complete is coming same year, तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कोई प्री कंस्ट्रक्शन, देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, सेम ईयर ही तो हो गया भाई। अब दूसरा वाला है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट था, जो हम बताए अभी, राइट। क्या था तुम्हारा केस में, दूसरा वाला में पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट जो था, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेसिकली कितना मंथ्स आ रहा था, 15 मंथ्स आ रहा था ना हम लोग का, 1 लाख। ये डेट बस देख लेना, इसका कितना मिलेगा, 1/5 करके मिलेगा, 1/5 में 20,000 मिलेगा। तो करंट ईयर में कितना मिलेगा, करंट ईयर में मिलेगा तुम्हारा पूरा फुल ईयर का 1 लाख का इतना, प्लस जो तुम्हारा 1/5 वो दैट इज इतना, ठीक है। अब दूसरा चीज, ये जो म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, ये वगैरह जो है, ये क्या है, यहाँ पे ओनरशिप इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे ओनर कब बना था वो देखो, तो ओनर बना था वो 1 जुलाई को, दैट इज ओनर कितना था, अप्रैल मई जून जुलाई, दैट इज 8 मंथ्स ओनर था ना। वो क्या 31 जुलाई को उसको मिला था, जो भी डेट है, 21 हो 22 हो वट एवर इट इज, तो ओनरशिप कितना था, 8 मंथ्स ही था ना, दैट इज अगस्त से लेके मार्च तक 8 मंथ्स था। ओनरशिप का कैलकुलेशन करने हो ना 8 मंथ्स, तो ये जो है म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल वैल्यू, ये सब क्या हो जाएगा, 8 मंथ्स के हिसाब से पहले कर लेंगे हम, उसके बाद दोनों घर में हाफ हाफ कर लेंगे, जैसा वहां पे पहले वाला सम्स में किए थे, राइट। हाँ, मैं पहले हम इसको फेयर रेंट को कर लेंगे ओनरशिप के हिसाब से, फिर हाफ हाफ करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कैलकुलेशन, 1 मिनट है, मांगते हैं। हाँ, तो देखो ये वाला सम्स में सब कुछ मिला हुआ था, इसीलिए तुम लोग थोड़ा सा ये हो सकता है, पर घर जाके शांत दिमाग से देखना। देखो हम क्या सेल्फ ऑक्युपाइड का पहले देखो, यूनिट 2 का 2 पार्ट है, अरे यार, कांच पे गिर। यूनिट 2 का, ये जो यूनिट 2 का वाई का, यूनिट 1 तो सिंपल है, एनेबल इंटरेस्ट माइनस होगा, इंटरेस्ट वो भी क्या, हाफ वाला, पूरा घर का इंटरेस्ट था, हाफ हाफ हो जाएगा ना इंटरेस्ट, राइट।
उसके बाद यूनिट 2 जो है, जो यहाँ पे था 5 महीना लेट आउट था, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड, फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यू करेंगे ना ये, तो क्या होगा, पूरा घर का कितना था, पूरा घर का देखो क्वेश्चन में अगर है 7 नंबर, पूरा घर का था तुम्हारा 3 लाख, ये पूरा घर का इंटायर यूनिट 1 और यूनिट 2 मिला के था। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हाफ करेंगे, तो एक घर का आ गया। अब इसको 8/12 किया, यही तो किया है ओनरशिप के हिसाब से, फर्स्ट ईयर ऑफ कंपटीशन है। पहले वाले में क्यों नहीं किया, पहले वाले में तुम्हारा एक ही घर था और वो भी ओनरशिप पूरा 1 अप्रैल से ही था एक्स का, तो इससे पहले जो सम हम लोग करे थे, ठीक है। इसमें भी सेम होगा, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 1,80,000 है। ईच यूनिट, यहाँ पे ईच बोल दिए, यहाँ पे क्या देखो, ईच यूनिट बोल दिए 1,80,000 ईच। इस केस में क्या है, 1,80,000, इसको तुम क्या करो, हाफ करना नहीं है, जस्ट 8/12 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन घुमा दिया ना, ईच यूनिट का ग्राउंड फ्लोर का 1,80,000 इसका अलग से दे ही दिया है, तो तोड़ के दे ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जैसे नॉर्मल करते हो वैसे ही होगा। ये जो इंटरेस्ट है देखो, यहाँ 50,000 मिला, यहाँ भी देखो 50,000 मिला, टोटल 1 लाख हो रहा था ना इंटरेस्ट, दोनों घर में मिलेगा ना, बस यही तो है, एकदम सिंपल, ठीक है। चलो आज यहीं पे एंड करते हैं, तुम लोग का नेक्स्ट जितना भी सम्स है, ये वाला जो अगर हम निकालते हैं क्वेश्चंस, ये सब तुम लोग को होमवर्क रहेगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्लास हो सकता है हम वेडनेसडे थे, ठीक है, कल तो ट्यूसडे है। तुम लोग हम टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं, काम करो कौन सा टाइमिंग इजी है, पहले हम इसको बता दे तुम लोग को, रुको। यहाँ से करना, ये जो क्वेश्चन है 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 जैसे जो टॉपिक हो चुका है हम लोग का, ये सब पूरा हो जाएगा तुम्हारा। मोर देन वन हाउस वाला भी आज हम करवाए हैं, ये बार हम समझा भी, इसको ट्राई करना, यहाँ तक बस करना तुमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और एक बार करा के, जहां जहां तुमको दिक्कत आया होगा, डिम्ड ओनरशिप वाला का जो कंसेप्ट समझा के इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।